बरखा ने बकरे की सिरी उठाकर अपने मंतर वाले कमरे में रखी और फिर गेट की तरफ चल दी। जब वो गेट के नजदीक पहुंची तो वासिम गाड़ी निकाल चुका था। उसने गाड़ी में बैठे बैठे बरखा को सलाम किया और फिर तेजी से गाड़ी निकाल ले गया। बरखा गेट बंद करके वापस मंतर वाले कमरे के सामने पहुंची। उसने अंदर जाने से पहले साड़ी और ब्लाउज उतारकर दरवाजे की दहलीज पर फेंका और दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चली गई। फिर उसने फर्श पर रखी हुई बकरे की सिरी अपने दोनों हाथों में उठा ली और कमरे में चक्कर लगाते हुए जोर जोर से मंतर पढ़ने लगी। नासिर मिर्जा दोपहर को साहिल उमर के घर पहुंचा। वो अंगूठी अभी तक उसकी जेब में पड़ी हुई थी। उसका ख्याल था कि वो कुछ देर गपशप लगाकर हाफिज मूसा की तरफ निकल जाएगा, उनसे इस अंगूठी के बारे में दरियाफ्त करेगा। अगर इस अंगूठी पर जादू किया गया है तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। दूसरे, हाफिज मूसा के इल्म में ये बात आ जाएगी कि बरखा ने छेड़छाड़ शुरू कर दी है। उसके इन शोबदों से निमटना होगा। साहिल उमर ने अपनी रूदात सुनाई। उसने बताया कि बरखा से उसकी क्या बात हुई। नासिर मिर्जा ने साहिल उमर की गुफ्तगू तवज्जो से सुनी। बरखा अब खुलकर सामने आ गई थी। उसने अपने अज़ाइम का भरपूर इजहार कर दिया था और साथ में यह भी इंकिशाफ कर दिया था कि वो अंगूठी उसकी भिजवाई हुई थी और वो कोई सादा अंगूठी ना थी। उस पर बाकायदा अमल किया गया था। सारी रूदात सुनकर नासिर मिर्जा ने कहा, अब क्या छुपा रह गया? उसने तो अंगूठी के बारे में बता दिया कि वो उसने पढ़कर भेजी थी। मेरा ख्याल था कि हाफिज साहब को जाकर दिखाऊंगा, अब दिखाने का क्या फायदा? नासिर मिर्जा ने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और सामने मेज पर रखी एस्ट्रे में उछाल दी। हाफिज मूसा को उसकी धमकी के बारे में तो बताना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारे साथ किसी दिन मैं भी ना चलूं? हाँ चलो, वो तो तुम्हें एक अरसे से बुला रहे हैं। निकाह वाले दिन भी वो बुलावा दे के गए हैं। कब चलोगे? 1-2 रोज में चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। साहिल उमर ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूं। आज जरा दफ्तर का चक्कर लगा लूं, कई दिन से दफ्तर की सूरत नहीं देखी। नासिर मिर्जा उठता हुआ बोला। इससे पहले कि साहिल उमर उसे जाने से रोकता, अम्मा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उन्होंने नासिर मिर्जा की बात सुन ली थी। वो फौरन बोली, लो अब खाना निकलने वाला है तो तुम जा रहे हो? अब खाना खाकर जाना। आओ, मैं तुम दोनों को बुलाने आई थी। अच्छा अम्मा, नासिर मिर्जा ने हंसकर कहा, आपका कहा भला कौन टाल सकता है। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। अम्मा ने खुश होकर दुआ दी। तुम्हारी चांद सी दुल्हन आए। साहिल उमर ने उठते हुए टुकड़ा लगाया। अल्लाह ना करे। अम्मा ने साहिल उमर को घूर कर देखा। नासिर मिर्जा की बहू किसी चांद से कम है क्या? हाँ अम्मा, चांद तो है लेकिन गिरहन लगा। नासिर मिर्जा ने हंसकर कहा, चलो हटो, इतनी प्यारी तो है। अम्मा ने डांटते हुए कहा। फिर वो तीनों ड्राइंग रूम से निकल गए। वर्षा के दिल पर एक बेनाम सी उदासी छाई थी। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। शेरी मजमुआ पढ़ते पढ़ते उसने साइड टेबल पर रखा और बेड से खड़ी हो गई। फिर वो आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखने लगी। चेहरा देखकर अंदाजा हुआ कि आज उसने अपने बाल भी नहीं बांधे थे। मुंह भी ऐसा चलता फिरता धोया था। आज उसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए। कपड़े शिकन आलूद थे। वो आईने में अपना सरापा देखकर मुस्कुराई तो उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट में जान नहीं। मुस्कुराहट बड़ी फीकी और उदास सी है। वो एक मर्तबा फिर मुस्कुराई और अपनी मुस्कुराहट में जान डालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उसकी मुस्कुराहट मजीद फीकी, मजीद बेजान हो गई। तब वो आईने वाली वर्षा से मुखातिब हुई। वर्षा मेरी जान, तुझे क्या हो गया? वर्षा को अपनी ही आवाज बड़ी अजनबी महसूस हुई। आईने के बाहर वाली वर्षा ने आईने के अंदर वाली वर्षा को गौर से देखा। दोनों की आंखें मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की। फिर आईने वाली वर्षा आप ही आप बोलने लगी, मैं क्या जानूं मुझे क्या हो गया है। इतना जरूर जानती हूं कि कुछ हो जरूर गया है। मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट गई है। मैं खाली खाली सी हो गई हूं। यूं लगता है जैसे मेरा कुछ गुम हो गया है। क्या गुम हो गया है ये खुद मुझे भी मालूम नहीं। कभी तो मैं बैठे बैठे गुम हो जाती हूं, खो जाती हूं। होश आता है तो काफी देर तक यही नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ हूं। वर्षा, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे क्या गम लग गया है? कोई गम जरूर है जो अंदर ही अंदर मेरी रूह को खा रहा है। मुझे क्या गम है, ये जब मैं अपने आप से पूछती हूं तो कोई जवाब नहीं मिलता। कौन जवाब देगा? किससे पूछूं? यहां तो कोई हम राज भी नहीं। एक माँ है
उसे अपने धंधों से फुर्सत नहीं। वो पुरस्कार ताकतों के चक्कर में पड़ी है, पता नहीं क्या बनना चाहती है। ताकत की ख्वाहिश, इख्तिदार की हवस, जाने उसे कहाँ ले जाएगी। आज उसने एक नया चक्कर चलाया हुआ है। वो वासिम बकरा जाने क्यों लाया था। बाहर निकलकर देखूं तो आखिर क्या हो रहा है। ये सोचकर उसने सामने वाली वर्षा पर नजर डाली और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छा मेरी जान, हम चलते हैं, तुम खुश रहने की कोशिश करो। फिर वो आईने के सामने से हटी और सोचती हुई अपने कमरे से बाहर निकल आई। ये उसकी क्या हालत हो गई है। आईने से बातें करने लगी है। क्या जानती नहीं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं वो पागल तो नहीं होने लगी। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो शाम हो रही थी। उस बंगले पर क्या कम उदासी के डेरे थे कि सर्दियों की उदास शामों ने उस पर मजीद वीरानी की चादर डाल दी थी। एक कमरा छोड़कर बरखा का कमरा था। उसका दरवाजा खुला था। उसने चलते हुए बरखा के बेड पर नजर डाली। बेड खाली था। फिर उसने रुककर कमरे में झांका। कमरा भी खाली था। वर्षा घूमती हुई फिर बरखा के अमल वाले कमरे के सामने पहुंच गई। उसने दरवाजे पर बरखा जी की साड़ी देखी तो उसे बड़ी हैरत हुई। फिर बरखा जो जोर जोर से मंतर पड़ती हुई कमरे के चक्कर काट रही थी, दरवाजे के नजदीक से गुजरी तो वर्षा उसको एक नजर देखते ही खौफ से पीछे हट गई। उसके हाथ में बकरे का सर था और वो कपड़ों से बेनियाज कुछ इस तरह अपने अमल में मसरूफ थी कि अच्छे भले दिल गुर्दे का आदमी उसे इस हालत में देख लेता तो खौफ के मारे बेहोश हो जाता। इससे पहले कि बरखा दोबारा चक्कर काट के दरवाजे के सामने से गुजरती, वो फौरन वहां से हट आई। बंगले के अंदर गाड़ी न थी। इसका मतलब है कि वासिम जा चुका है। फिर वो घूमती हुई बंगले के पीछे पहुंची। वहां उसने सर कटा बकरे का धड़ रेत में अटा देखा। एक जगह रेत पर खून पड़ा हुआ था जो अब जमकर काला हो गया था। उसके दिल पर पहले ही वहशत बरस रही थी। इस तरह के मंजर देखकर उसे उबकाइयां आने लगी। शाम ढल रही थी। अंधेरा फैलने को था। इस घर पे शाम किसी और अंदाज में उतरी थी। यहां उदासी न थी। हर तरफ कहकहे बिखरे हुए थे। एक सरखुशी थी, जोश था। मसूद आफाकी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। मसूद आफाकी की बीवी एक हंसने वाली औरत थी। बात बात पर हंसना, कहकहे लगाना, नित नए चुटकुले छोड़ना, बात से बात पैदा करना, ये उस औरत का कमाल था। वो जिस महफिल में होती वहां से खामोशी और उदासी अपने अपने बिस्तर गोल कर जाते। मसूद आफाकी की बीवी साइमा अजरा को लतीफ़े सुना सुना कर बेहाल कर रही थी। उसकी गुफ्तगू से सभी महसूस हो रहे थे कि अचानक महफिल का रंग बदल गया। सब लाउंज में बैठे थे। जिसको जो जगह पसंद थी वो वहां बैठा था। साहिल उमर सोफे से टेक लगाए कालीन पर पांव फैलाए बैठा था। अजरा और साइमा एक सोफे पर बैठी थीं। मसूद आफाकी साहिल उमर के सामने मगर कुछ फासले से गाव तकिया लगाए नीम दराज था। अम्मा वॉशरूम में थीं और मर्जीना किचन में थी। साइमा के किसी लतीफ़े पर सब लोग लोटपोट हो रहे थे कि वो एकदम कहीं से आकर उसकी टांग पर गिरा। साहिल उमर ने घबराकर अपनी टांगें सुकेड़ ली। वो कोई 1 किलो वजन का गोश्त का टुकड़ा था। बिल्कुल ताज़ा गोश्त था। साइमा और अजरा की गोश्त के टुकड़े पर नजर पड़ी तो वो दोनों एकदम चीख उठीं। मसूद आफाकी परेशान होकर सीधा होकर बैठ गया और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। साहिल, ये क्या है? साहिल की खुद अपनी सिट्टी गुम थी। वो क्या बताता कि ये क्या है। वो हैरान होकर उस गोश्त के टुकड़े को देख रहा था कि आखिर वो आया कहां से। ये गोश्त का टुकड़ा आया कहां से, किसने फेंका? ये सवालात तो अपनी जगह अहम थे और तवज्जो तलब, लेकिन उस गोश्त के टुकड़े के गिरते ही साहिल उमर की टांगों में जो दर्द शुरू हुआ, उसने सवालात को पसे पुश डाल दिया। उसकी दोनों टांगों में अचानक इस कदर शदीद तकलीफ हुई कि वो बेहाल हो गया। वो अपनी दोनों टांगों को धाड़ धाड़ कालीन पर मार रहा था। उसके चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। अम्मा वॉशरूम से वजू करके लाउंज में आई तो उन्होंने यहां का नक्शा ही बदला हुआ देखा। हर एक के चेहरे पर खौफ मंडला रहा था। क्या हुआ भाई, ये सबको सांप क्यों सूंघ गया? अम्मा ने पूछा। अम्मा, ये मसूद आफाकी ने उस गोश्त के टुकड़े की तरफ इशारा किया। ये क्या है? अम्मा जल्दी से आगे बढ़ी। उन्होंने झुककर उस गोश्त का मुआयना किया। ओह मेरे खुदाया, ये कहां से आया? ए अल्लाह, तू रहम फरमा। अम्मा, कुछ नहीं पता ये कहां से आया, बस अचानक कहीं से गिरा और इसके गिरते ही साहिल की टांगों में दर्द शुरू हो गया। हैं? अम्मा अब सही मायनों में परेशान हुई। उन्होंने घबराकर साहिल उमर को देखा जो अम्मा को देखकर अपना दर्द जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से एक टांग पकड़ी हुई थी। कभी वो एक टांग पकड़ता और कभी दूसरी। फिर वो जोर जोर से अपनी दोनों टांगे कालीन पर मारना शुरू कर देता। ए अल्लाह,
मेरे बच्चे को क्या हुआ? उन्होंने उसके नजदीक बैठकर फौरन ही उसकी एक टांग पकड़ी और जल्दी जल्दी कुछ पढ़कर उस पर फूंका। उस फूंक मारने से दर्द कुछ कम हुआ, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। उसके बाद फिर वो वहीं पहुंच गया। अम्मा ने आवाज देकर मर्जीना से उस गोश्त के टुकड़े को उठाने को कहा। उसने उस गोश्त के टुकड़े को देखा तो वो भी परेशान हो गई। फिर वो कुछ इस तरह खौफजदा हो गई कि उस टुकड़े को उठाने की हिम्मत न रही। तब अम्मा ने उसके हाथ से शॉपर लेकर वो गोश्त का टुकड़ा उसमें डाला और फिर मर्जीना से बोली, इसे कूड़े के डब्बे के पास डाल दो। फिर फौरन ही बोली, नहीं, इसे घर के बाहर फेंकाओ। जी जी, अच्छा अम्मा जी। मर्जीना ने डरते डरते वो शॉपर उनके हाथ से ले लिया और फिर लाउंज से बाहर चली गई। साहिल उमर की तकलीफ कम नहीं हो रही थी। वो अब कालीन पर ही लेट गया था। उसके हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद थी। कभी वो आंखें खोलता, कभी बंद कर लेता था। कभी वो अपनी दोनों टांगें सुकेड़ लेता था और कभी एकदम फैलाकर चीखने लगता था, साहिल, मेरे बच्चे, क्या हो रहा है? अम्मा रूहान सी हो रही थी। अम्मा, मुझे यूं लग रहा है जैसे कोई मेरी पिंडलियों की रगें किसी चाकू से काट रहा हो। साहिल उमर ने रुक रुक कर बताया। मसूद, जल्दी से नासिर को फोन करो, उसे फौरन बुलाओ, अम्मा ने बेताब होकर कहा। जी अच्छा अम्मा। मसूद आफाकी फौरन उठकर टेलीफोन के नजदीक पहुंचा। उसने पहले घर मिलाया, लेकिन वो घर पर नहीं था। वो अभी ऑफिस से वापस नहीं आया। तब उसने उसके दफ्तर फोन किया। वो दफ्तर से निकलने ही वाला था कि मसूद आफाकी का फोन आ गया। क्या हुआ मसूद, खैर तो है? उसने फिक्रमंद होकर पूछा। भाई, तुम जल्दी इधर आ जाओ। साहिल की तबीयत ठीक नहीं है। कहीं से अचानक गोश्त का टुकड़ा आकर गिरा और फिर उसकी टांगों में शदीद दर्द शुरू हो गया। यार, वो तड़प रहा है। तुम जानते हो कि छोटी मोटी तकलीफों को तो वो गर्दानता ही नहीं। ये तकलीफ इतनी ज्यादा है कि बावजूद जब्त के उसके मुंह से चीखें निकल रही हैं। मसूद आफाकी ने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। मैं फौरन आ रहा हूं। ये सब उस खबीस की कार्रवाई है। ये कहकर नासिर मिर्जा ने रिसीवर रख दिया और गुस्से में खौलता हुआ अपने दफ्तर से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर उसने साहिल उमर के घर का रुख किया। वो गुस्से से पेचोताप खा रहा था। उस मनहूस औरत ने साहिल की जिंदगी अजीरन कर दी थी। ये उसका तीसरा हमला था। पहले उसने उसे अगवा किया, उसके बाद उसने अंगूठी भेजी और अब ये सिफली का अमल कर दिया। इस औरत की जुर्रत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। आबिद का खून उसकी गर्दन पर था। उसकी भतीजी के कत्ल की जिम्मेदार वो थी। इसके अलावा न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी तबाह की होगी। उस शैतान की बच्ची ने। उसे रोकने वाला कोई न था। वो खुले बंदों धमकियां दे रही थी और बेखौफ कार्रवाइयां कर रही थी। अब इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इतने जराइम के बाद तो वो सजा की मुस्तहिक हो गई थी। उसका कत्ल वाजिब हो गया था। इन्हीं ख्यालात में गलता वो साहिल उमर के घर पहुंच गया। गाड़ी दीवार के साए में खड़ी करके उसने बैल दी। जल्द ही गेट खुल गया। गेट पर मसूद आफाकी था। अब क्या हाल है? नासिर मिर्जा ने तेज तेज घर की तरफ बढ़ते हुए कहा। यार, उसकी बहुत बुरी हालत है। दर्द से तड़प रहा है। इतना सा चेहरा निकल आया है। बरसों का मरीज लग रहा है, मसूद आफाकी ने उसे बताया। नासिर मिर्जा लाउंज में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी के सोयम में आ गया हो। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। चेहरे फिक्रमंद थे। साहिल उमर अपनी टांगें उठा उठाकर कालीन पर मार रहा था। क्या हुआ साहिल? नासिर मिर्जा ने कालीन पर बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं, वो बड़ी मुश्किल से बोला। उसकी आंखों में नमी थी। परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। फिर उसने मर्जीना से कहा, एक गहरी प्लेट में पानी लेकर आओ। मर्जीना भागकर प्लेट में पानी ले आई और नासिर मिर्जा के सामने रख दिया। नासिर मिर्जा ने अपनी जेब से चाकू निकाला। उसे खोलकर चाकू की नोक अपने होंठों के नजदीक कर ली और कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हे पढ़ने के बाद उसने चाकू की नोक पर एक फूंक मारी और फिर चाकू की नोक से प्लेट में ज़र्ब का निशान बनाया। उसके बाद फिर उसने चाकू की नोक पर कुछ और पढ़ा और प्लेट में ज़र्ब का निशान बनाया। इस तरह उसने 3 मर्तबा किया। उसके बाद उसने चाकू जेब में रख लिया और प्लेट उठाकर सीधे हाथ में पानी लेकर उसने पूरी टांग पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारते ही उसकी टांग में तकलीफ यकदम कम हो गई। नासिर मिर्जा ने बारी बारी दोनों टांगों पर छींटे मारे, यहां तक कि पानी खत्म हो गया। इस अमल से इतना हुआ कि साहिल उमर उठकर बैठ गया। टांगों का दर्द बिल्कुल तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन काबिले बर्दाश्त था। साहिल उमर ने अपने दोनों हाथ मुंह पर फेरे। उसका चेहरा एकदम जर्द हो गया था। नासिर, ये सब क्या है? साहिल उमर ने हैरान होकर पूछा। बरखा की धमकी भूल गए? उसने तमाशा दिखाने को कहा था। दिखा दिया तमाशा। अच्छा, ये उसकी कार्रवाई है। 100%। नासिर मिर्जा ने बड़े यकीन से कहा। वो गोश्त का टुकड़ा कहाँ है?
वो तो मैंने उसी वक्त घर से बाहर फेंकवा दिया था। अम्मा फौरन बोली। अच्छा किया अम्मा। नासिर मिर्जा ने तारीफी नजरों से उन्हें देखा। और वो अंगूठी कहाँ है? वो तुम्हारे पास ही तो थी, साहिल उमर ने कहा। कल मैंने तुम्हारे इस इंकिशाफ के बाद कि बरखा ने पड़ी हुई अंगूठी भेजी थी, उस अंगूठी को एस्ट्रे में फेंक दिया था। नासिर मिर्जा ने एस्ट्रे की तरफ उचकते हुए कहा। ओह हाँ, याद आ गया। फिर वो एस्ट्रे में ही पड़ी होगी। वो एक खूबसूरत क्रिस्टल एस्ट्रे थी जो लाउंज में एक मेज पर रखी थी। मसूद आफाकी ने उठकर एस्ट्रे को देखा। एस्ट्रे खाली थी, उसमें कोई अंगूठी ना थी। इसमें तो कुछ नहीं, मसूद आफाकी ने एस्ट्रे उठाकर दिखाते हुए कहा। अरे फिर कहाँ गई? अम्मा क्या आपने देखी थी अंगूठी? मैंने कल रात इसमें पड़ी देखी थी। फिर वो एस्ट्रे में से कहाँ गई? फिर इस अंगूठी को पूरे घर में तलाश कर लिया गया, लेकिन उस अंगूठी का सुराख ना मिला। छोड़े अम्मा, अब वो नहीं मिलेगी, वो उड़ गई, नासिर मिर्जा ने कहा। फिर वो साहिल उमर से मुखातिब हुआ। हाँ भाई, अब क्या हाल है? दर्द काफी कम है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हो जाएगा, तुम अपने जहन से परेशानी निकाल दो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि गुस्से में हूं। गुस्से से काम नहीं चलेगा, नासिर मिर्जा ने मुस्कुरा कर कहा। हमें बड़े तदब्बुर से काम लेना होगा। बकौल हाफिज मूसा, सिफली वाली बड़ी अय्यार है। नासिर, हाफिज मूसा से मिलने जाना चाहिए। हाँ चलो। बोलो कब चलोगे? कल चलते हैं, तुम शाम को मेरे पास आ जाओ। दर्द अगरचे खासा कम था। नासिर मिर्जा को उम्मीद थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर भी उसने अमल दोहराकर एक प्लेट पानी और तैयार करके दे दिया, ताकि अगर किसी वक्त दर्द में इजाफा हो तो उस पानी को टांगों पर छिड़क दिया जाए। फिर नासिर मिर्जा और मसूद आफाकी रात का खाना खाकर अपने घरों को चले गए। अजरा साहिल घर में होने वाले इस तमाशे को बड़े गौर से देख रही थी। वो शैतान की चेली बरखा और उसकी बेटी वर्षा से बहुत पहले से वाकिफ थी। एक वक्त था कि वो साहिल उमर के ख्वाबों में आकर इन लोगों से दूर रहने की तंबीह करती थी। साहिल का वर्षा से ताल्लुक उसे एक आंख न भाता था। जब उसकी दोस्ती गहरी होने लगी तो वो एक दिन खासी अफसरदा हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। ये वही आंसू थे जो उसकी तस्वीर पर बर्फ की मानिंद जम गए थे, बर्फ के आंसू। अब वो साहिल की दुनिया में आई थी तो फिर उन्हीं दोनों माँ बेटियों के किस्से थे। वो साहिल की जान के दर पे हो गई थी। वो उसके शौहर को मार देना चाहती थी, लेकिन अजरा कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपना सब कुछ अपनी दुनिया में छोड़ आई थी। यहां वो तहे दामन थी, उसके हाथ खाली थे। रात को ठीक 11:05 पर टेलीफोन की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर साहिल उमर एकदम चौंक गया। दीवार पर लगी हुई घड़ी जो टाइम बता रही थी वो एक खास वक्त था, और अब ये वक्त बहुत बुरा हो गया था। 4 घंटियां बज चुकी थीं। साहिल उमर टेलीफोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब अम्मा आगे बढ़ी और उन्होंने रिसीवर उठाकर बड़े करख लहजे में पूछा, कौन है? उधर से जवाब में क़हक़हा सुनाई दिया। अम्मा ने रिसीवर पर हाथ रखकर साहिल उमर को बताया, कोई हंस रही है। फिर उन्होंने रिसीवर से हाथ हटाकर कहा, ओ खबीस, हंसती क्यों है? ओ बुढ़िया, साहिल कहाँ है? साहिल को फोन दे। क्या काम है तुझे साहिल से? मुझसे बात कर। अम्मा को गुस्सा आ गया। ओ बुढ़िया, तुझसे क्या बात करूं? तू मेरी एक फूंक की है, एक फूंक मारूंगी तो उड़ जाएगी। क्यों मुझसे अटकती है? क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है? उधर से तंबीह की गई। तू है कौन? मैं बरखा हूं, मैं तुम सबकी मौत हूं, बरखा ने इंतहाई पुरस्कार लहजे में कहा, ऐसे अंदाज में कि अम्मा के जिस्म में खौफ की लहर आकर गुजर गई। उन्होंने जवाब दिए बगैर रिसीवर टेलीफोन पर पटक दिया। बदजात कहीं की, वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। फिर जब उन्होंने साहिल उमर की तरफ नजर उठाई तो उनके हाथ पांव ठंडे होने लगे। साहिल उमर की नाक से खून बह रहा था। यह खून बहकर उसके होंठों पर आ गया था, लेकिन साहिल उमर को मुतलक एहसास न था। वो अम्मा को हवास बाख्ता देखकर परेशान हो गया। अम्मा, फोन पर कौन था? उसने पूछा। अम्मा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से उसके नजदीक आ गई और घबरा कर बोली, ये तुम्हें क्या हुआ? साहिल उमर ने अजीब सी नजरों से अम्मा को देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये कुछ जवाब दे रही हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर अम्मा को जरूर कुछ हुआ है। इस बात की तस्दीक के लिए उसने अजरा की तरफ मुंह मोड़ा। साहिल उमर का चेहरा देखते ही अजरा की रंगत सफेद पड़ गई। अरे खून! वो घबराहट में इतना ही बोल पाई।
अब खून बहता हुआ उसके होंठों पर फैल चुका था। अजरा की घबराहट ने उसे अपने होंठों पर उंगली फेरने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी उंगली पर चिपचिपाहट महसूस हुई तो उसने अपनी उंगली को देखा। उंगली को देखकर उसके होश उड़ गए। और ये क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही थी। तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है और तुम्हें एहसास तक नहीं? हैरत है, अम्मा ने कहा। शायद तुम्हारी नक्सीर फूट गई है। वॉशरूम में जाकर नाक में ठंडा पानी डाल लो। साहिल उमर फौरन उठ गया। वॉशरूम में जाकर आईने में उसने अपनी सूरत देखी तो सूरत हाल को संगीन पाया। उसकी नाक के एक नथने से धीरे धीरे खून बह रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी नाक धोई, उसमें पानी चढ़ाया। इतने में अम्मा जग में ठंडा पानी ले आई। उसने जग लेकर ठंडा पानी अपनी नाक में डाला और फिर लाउंज में आकर बैठ गया। अजरा और अम्मा भी वहीं बैठी थीं। खून रुक गया? अम्मा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ अम्मा, रुक तो गया है, साहिल उमर ने सोचते हुए कहा। अम्मा, टेलीफोन पर कौन थी? अरे वही बदजात बरखा थी, अम्मा ने गुस्से से जवाब दिया। क्या कह रही थी? उसने पूछा। बकवास कर रही थी, अम्मा ने सरसरी से अंदाज में कहा। फिर अचानक बोली, अरे खून तो फिर निकलने लगा। ये सुनते ही साहिल उमर ने फौरन वॉशरूम का रुख किया। उसने नाक अच्छी तरह धोई, कई मर्तबा ठंडा पानी नाक में चढ़ाया। खून एक मर्तबा फिर रुक गया, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर नाक से खून निकलने लगा। इस तरह खून बंद होते निकलते पूरी रात आंखों में निकल गई। वो अगर सीधा लेट जाता तो खून नाक से बहना शुरू हो जाता, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा महसूस होता जैसे खून हलक में जमा हो रहा हो। वो वॉशरूम में जाकर थूकता तो वॉश बेसन खून से सुर्ख हो जाता। अगर वो करवट से लेटता तो खून फौरन बाहर निकलने लगता। यही हालत बैठने पर थी। कई तौलिए खून में भर गए थे, लेकिन खून था कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। अम्मा ने कई मर्तबा उसे अस्पताल चलने को कहा था, नासिर मिर्जा से बात करने को कहा था, लेकिन न वो अस्पताल गया था और न ही अम्मा को नासिर मिर्जा को खबर देने दी थी। वो उसे इतनी रात गए परेशान नहीं करना चाहता था। अस्पताल इसलिए नहीं गया था कि वो इस बात को नक्सीर फूटने का अमल समझ रहा था। उसका ख्याल था कि किसी वक्त यह खून खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सुबह होते होते उसका खासा खून बह गया। वो निढाल होकर पड़ गया। उसने करवट लेकर तौलिया नाक के नीचे रख लिया। खून बह बह कर जज्ब होता रहा। अब अम्मा के जब्त के सारे बंधन टूट गए। उन्होंने नासिर मिर्जा को फोन करके रात की सारी रुदात उसके गोश गुजार कर दी। सारी बात सुनकर उसने खफगी का इजहार किया। ये साहिल उमर आखिर कब मुझे अपना दोस्त समझेगा? तुम्हारे आराम में खलल की वजह से साहिल उमर ने तुम्हें फोन नहीं करने दिया। अम्मा ने बात निभाने की कोशिश की। आधे घंटे के अंदर नासिर मिर्जा साहिल उमर के घर पहुंच गया। उसने घर में घुसते ही चुटकी बजाकर कहा, साहिल फटाफट तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है। साहिल उमर ने खड़े होते हुए कहा। नहीं, नासिर मिर्जा ने इनकार में गर्दन हिलाई। ये अस्पताल का केस नहीं। तो फिर? उसने सवाल किया। हम हाफिज मूसा के पास चलेंगे, नासिर मिर्जा बोला। वो सिफली वाली अपना रंग दिखा रही है। हाँ नासिर, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ये नक्सीर फूटने का मामला होता तो खून कब का बंद हो चुका होता। अम्मा ने फिर नासिर मिर्जा के फैसले की तायद की। अजरा की अजीब कैफियत थी। वो बिल्कुल खामोश थी। पूरी रात उसने भी जाग कर गुजार दी थी। खून देखकर उसका दिल कांप रहा था। चेहरे से अफसुर्दगी जाहिर हो रही थी। नासिर मिर्जा ने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी सूरत देखकर उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की। अजरा, परेशान मत हो, साहिल उमर ठीक हो जाएगा। जी, उसने बहुत धीरे से कहा और साहिल उमर की तरफ पुरुम्मीद नजरों से देखा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अजरा, मैं हाफिज मूसा की तरफ जा रहा हूं। साहिल उमर ने रुई नाक पर रखकर पट्टी बांध ली थी। इस तरह उसकी सूरत मजीद खौफनाक हो गई थी, लेकिन बहते खून का इससे बेहतर कोई इलाज न था। अजरा उन्हें दरवाजे तक छोड़ आई। जब वो हाफिज मूसा के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो सूरज अच्छी तरह निकल आया था। नासिर मिर्जा घंटी बजाने लगा तो उसने देखा कि गेट थोड़ा सा खुला हुआ है। उसने सोचा घंटी बजाए बगैर घर में दाखिल हो जाए। हाफिज मूसा तक पहुंचने के लिए घर के अंदर तो जाना नहीं पड़ता था, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक गया कि इस तरह घर में दाखिल हो जाना किसी तौर मुनासिब नहीं। उसे घंटी बजाना चाहिए। अभी वो बेल बजाने के लिए बटन पर हाथ रखना ही चाहता था कि अचानक गेट खुलने की खड़खड़ाहट सुनाई दी। गेट से 10-12 साल का बच्चा निकला। उसने तायराना नजर नासिर मिर्जा पर डाली और सवालिया नजरों से उसे देखा। जी फरमाइए। हाफिज मूसा से मिलना है।
अंदर आ जाइए, उस लड़के ने बिला ताम्मुल कहा और फिर फौरन ही गेट के अंदर चला गया। वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वो लड़का कहीं नजर न आया। नासिर मिर्जा हाफिज मूसा के ठिकाने से वाकिफ था, इसलिए उसने साहिल उमर का हाथ पकड़ा और मकान के पिछवाड़े की तरफ बढ़ने लगा। दरवाज़ा खुला हुआ था। हाफिज मूसा दरख्त के नीचे खड़े पलंग पर अपनी लाठी दोनों हाथों में थामे मखसूस अंदाज में बैठे हुए थे। मौसम थोड़ा सा ठंडा था, इसलिए उनके कंधों पर एक चादर पड़ी थी। नासिर मिर्जा ने खुले दरवाजे पर खड़े होकर किवाड़ थपथपाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर हाफिज मूसा ने अपना चेहरा उठाया और पूछा, कौन है भाई? नासिर मिर्जा और साहिल उमर। नासिर मिर्जा ने जवाब दिया। अच्छा, हाफिज मूसा ने खुशगवार लहजे में कहा, आ जाओ भाई, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? चलो, नासिर मिर्जा साहिल उमर से मुखातिब होकर बोला। साहिल उमर दरवाजे में दाखिल हो गया, उसके पीछे नासिर मिर्जा। दोनों नजदीक पहुंचकर खामोश खड़े हो गए। आओ भाई, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? हाफिज मूसा ने चारपाई की तरफ इशारा किया। नासिर मिर्जा ने साहिल उमर को उसके नजदीक बिठाया और खुद जरा पीछे पायती की तरफ बैठ गया। बहुत खामोशी है, खैर तो है? हाफिज मूसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाफिज साहब, खैर नहीं है, नासिर मिर्जा बोला। बरखा ने अजाब में मुब्तला कर दिया है। अच्छा, वो सिफरी वाली? हाफिज मूसा ने सोचते हुए कहा। वो क्या कहती है? वो तमाशे दिखा रही है, उसने साहिल की रातों का चैन छीन लिया है, नासिर मिर्जा ने फिक्रमंद होकर कहा। वो तमाशे वाली औरत है, उसने तमाशा ही दिखाना है, और क्या करना है? आखिर हुआ क्या? हाफिज मूसा के सवाल के जवाब में शादी की रात से अब तक उसने जो कार्रवाइयां की थीं वो हाफिज मूसा के गोश गुजार कर दी। सारी बात सुनकर हाफिज मूसा गोया हुए। खून अभी तक जारी है? जी, इस मर्तबा जवाब साहिल उमर ने दिया। हाफिज मूसा ने लाठी दोनों हाथों से पकड़कर उसमें बनी आंख पर अपनी बेनूर आंख रख दी। चंद लम्हे वो इसी तरह बैठे रहे, फिर लाठी हटाकर अपनी गर्दन ऊंची कर ली और एक ठंडा सांस भरा। अच्छा, साहिल उमर ने नासिर मिर्जा की तरफ देखा। दोनों इस अच्छा का मतलब न समझ सके। खैर कोई बात नहीं, वो जैसे अपने आप से हम कलाम थे, अंदाज कुछ तंबीही था। क्या हुआ हाफिज साहब? नासिर मिर्जा ने आहिस्तगी से पूछा। नासिर मिर्जा, वो चाकू कहाँ है? मेरे पास है हाफिज साहब, नासिर मिर्जा बोला। उस चाकू की नोक से उस दरख्त की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी खोद कर मेरे पास लाओ, हाफिज मूसा ने हिदायत की। जी अच्छा। ये कहकर नासिर मिर्जा ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और फिर नीम के दरख्त की जड़ में बैठकर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर अपनी हथेली पर रखी और उनके नजदीक आकर हाथ फैला दिया। ये लीजिए। हाफिज मूसा ने हाथ बढ़ाया। नासिर मिर्जा ने अपना हाथ उनके हाथ से मस किया। उन्होंने मिट्टी पर अपनी 2 उंगलियां रखकर कुछ पढ़ा और बोले, नासिर मिर्जा, इस मिट्टी को साहिल की नाक के नजदीक कर दो। फिर वो साहिल उमर से मुखातिब हुए। साहिल, तुमने इस मिट्टी को सूंघना है 3 मरतबा, गहरे मगर आहिस्ता सांस लेकर। जी अच्छा। साहिल उमर ने अपनी नाक से पट्टी खोल दी, रुई हटा ली। रुई खून से तर हो चुकी थी। नासिर मिर्जा ने अपनी हथेली आगे की। साहिल उमर ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर आगे खींचा। नाक के नजदीक लाकर उसने उस मिट्टी को सूंघा। उस मिट्टी में गुलाब की सी खुशबू थी। उसने 3 गहरे सांस लिए। उसे फौरी तौर पर सुकून महसूस हुआ, साथ ही बहता हुआ खून बंद हो गया। कुछ सुकून मिला? उन्होंने पूछा। न सिर्फ सुकून मिला, बल्कि नाक से खून आना भी बंद हो गया। नासिर मिर्जा, ये मिट्टी तुमने जहां से खोदी थी उसे वहीं डाल दो। नासिर मिर्जा ने फौरन हुक्म की तामील की। साहिल उमर, अब तुम मेरी एक बात गौर से सुन लो, लेकिन मेरी बात सुनकर परेशान बिल्कुल मत होना। जी फरमाइए। साहिल उमर ने उसकी तरफ देखा। वो सिफली वाली अब तुम्हारी जान के दर पे हो गई है। उस पर जुनून सवार हो गया है। इंतकाम की आग में वो अंधी हो गई है। खैर, डरने की कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मौत नहीं बन सकती। वो खुद अपनी मौत है। अब तुम्हें एक काम करना है। वो तलवार कहाँ है? घर पर है, साहिल उमर ने जवाब दिया। ये काम तुम्हें 12 बजे से पहले करना है, हाफिज मूसा ने हिदायत की। यहां से वापस जाकर ये काम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कर लेना। उस तलवार को तुम अपने घर के पिछवाड़े एक खास मकाम पर, जिसकी निशानदही खुद ब खुद हो जाएगी, उस तलवार को जमीन में दस्ते तक उतार देना। कुछ पढ़ना भी होगा? उसने दरियाफ्त किया।
हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूं क्या पढ़ना है और क्या करना है। मेरी बात गौर से सुनो। हाफिज मूसा ने फिर पूरी तफसील से साहिल उमर को सब कुछ समझा दिया। समार मलूक की वो खानदानी तलवार जिसे वो मुकद्दस कहता था और जिस तलवार से साहिल उमर ने राइन का खात्मा किया था, वो तलवार साहिल उमर ने अपने कपड़ों की अलमारी में एक कोने में खड़ी कर दी थी। उसने वहां से वो तलवार निकाली और अपने मकान के अक़ब में पहुंच गया। हाफिज मूसा ने यह नहीं बताया था कि उस तलवार को किस जगह जमीन में गाड़ना है। उन्होंने कहा था कि इस बात की निशानदेही खुद ब खुद हो जाएगी। साहिल उमर के मकान का अक़बी हिस्सा फूलों और क्यारियों से भरा हुआ था। जब वो तलवार लेकर अक़बी हिस्से में पहुंचा तो उसे वो जगह फौरन ही नजर आ गई। हाफिज मूसा ने सच कहा था, उसकी जगह की निशानदेही बहुत वाज़े अंदाज में कर दी गई थी। मगरिबी दीवार के साए में एक गुलाब के पौधे के नज़दीक फूल की पत्तियों से एक दायरा बना हुआ था। ये गुलाब की पत्तियां थीं और उनका रंग जर्द था। वो उस दायरे के नज़दीक घुटनों के बल बैठ गया। उसने तलवार का दस्ता दोनों हाथों में थाम कर कुछ पढ़ते हुए तलवार जमीन पर जोर से मारी। थोड़ी सी तलवार जमीन में धंस गई। अब उस तलवार को इस तरह पकड़े पकड़े हाफिज मूसा की हिदायत के मुताबिक पढ़ना था। साहिल उमर ने पूरे एतमाद और यकीन के साथ पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसने महसूस किया कि तलवार खुद ब खुद जमीन में धंसी जा रही है। आधे घंटे बाद जब उसका अमल मुकम्मल हुआ तो वो पूरी तलवार दस्ते तक जमीन में धंस चुकी थी। मिट्टी इस कदर नरम हो गई थी कि वो तलवार जमीन में बगैर किसी दबाव के अंदर घुसती चली जा रही थी। साहिल उमर ने उस तलवार का दस्ता दोनों हाथों में थाम रखा था, लेकिन उसने तलवार पर किसी किस्म का जोर नहीं डाला था। इसके बावजूद तलवार जमीन में इस तरह उतरती चली जा रही थी जैसे केक में छुरी। अमल मुकम्मल होने के बाद उसने खड़े होकर तलवार को दोनों हाथों से जमीन से खींचना चाहा। उसका ख्याल था कि तलवार जमीन से इसी तरह आराम से बाहर आ जाएगी जिस तरह गई थी, लेकिन तलवार टस से मस ना हुई। यूं मालूम होता था जैसे उसे पथरीली जमीन में सीमेंट के जरिए काट दिया गया हो। साहिल उमर ने वो तलवार वहीं जमीन में गड़ी छोड़ दी, क्योंकि हाफिज मूसा ने यही हिदायत की थी। साहिल उमर ये बात समझने से कासिर था कि उन्होंने ऐसी हिदायत क्यों की थी, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, जबकि उसे ये बात अच्छी तरह याद थी कि जब हाफिज मूसा उसके घर आए थे तो जाते हुए उस तलवार को बतौर ख़ास हिफाजत की हिदायत कर गए थे, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक इस तलवार के पीछे चोर लगेंगे। इसी हिदायत के पेश नज़र उसने तलवार एक ऐसी जगह रख दी थी कि चोरी करने वाला उस तलवार तक फौरी तौर पर न पहुंच सके। अब हाफिज मूसा ने उस तलवार को खुले आसमान तले कड़वाकर चोरों को खुली दावत दे दी थी कि दीवार कूद कर अंदर आओ और तलवार उखाड़ कर ले जाओ। हाफिज मूसा का ये तर्ज अमल उसकी समझ से बाहर था। वर्षा ये बात कई दिन से महसूस कर रही थी, लेकिन वो उसे अपना वहम, कभी आंखों का फरेब, नजरों का धोखा समझकर नजरअंदाज करती आ रही थी। वो सोचती थी क्योंकि ये चीज उसे कई मर्तबा ख्वाब में दिखाई दे चुकी थी, इसलिए उसके जहन ने ख्वाब को हकीकत बनाकर पेश कर दिया है। उसने इस ख्वाब को 7 दिन तक मुसलसल देखा था। वो देखती थी कि वो अपने कमरे में आई है। जब वो खुले दरवाजे से अपने कमरे में दाखिल होती तो उसे एक शख्स अपने बेड पर लेटा दिखाई देता, जो उसके कमरे में दाखिल होने के बाद फौरन उठकर बैठ जाता, उसे बड़ी मोहब्बत से देखता और फिर वो बगली दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला जाता। ये कमरा कभी बरखा का बेडरूम होता था। मनाफ को कत्ल करने के बाद बरखा ने अपना बेडरूम तब्दील कर लिया था। अब उसका बेडरूम उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में था। 3 दिन तक जब वर्षा को यह ख्वाब बगैर किसी फर्क के नजर आता रहा तो उसने इसका जिक्र अपनी माँ से किया। यह ख्वाब सुनकर बरखा के चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा हो गए। उसने कुरेद कुरेद कर उस शख्स का हुलिया पूछा। वर्षा ने जब उस शख्स का हुलिया बताया तो बरखा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ओह! बरखा ने ठंडा और गहरा सांस लिया। मम्मी क्या हुआ? वर्षा ने पूछा। वर्षा, क्या तू उस शख्स को नहीं जानती? बरखा ने सवाल किया। मम्मी, मैं अगर जानती तो आपको फौरन उसका नाम बताती। आपको उसका हुलिया पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तेरा नाना है, बरखा ने बड़े पुरस्कार अंदाज में बताया। हैं? वो मेरे नाना हैं? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हमारे घर में तो उनकी कोई तस्वीर भी नहीं। मैं हैरान हूं कि इतनी तवील मुद्दत के बाद उसने तेरे ख्वाबों में क्यों आना शुरू किया है। वो फिक्रमंद थी। मम्मी हैरान हो या परेशान? वर्षा ने सवाल किया। मैं हैरान भी हूं और परेशान भी, क्योंकि उसका मुसलसल तेरे ख्वाब में आना किसी खतरे से खाली नहीं। मम्मी, आपको अपने बाप से किस तरह का खतरा हो सकता है? वर्षा ने पूछा। वो भी मरे हुए बाप से? क्या तू नहीं जानती?
बरखा ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। नहीं, मुझे क्या मालूम, वर्षा ने मासूमियत से कहा। मैंने तुझे बताया तो था कि मैंने अपने बाप को मार दिया था, उसे भेंट चढ़ा दिया था। हाँ, ये बात तो तुमने बताई थी। मम्मी, तुमने मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया था। मैं उस कत्ल की चश्मदीद गवाह हूं। वर्षा की नजरों में फौरन वो मंजर आ गया जब उसने अपने बाप को खून में नहाया हुआ देखा था। हाँ, मैंने उसे भी मार दिया था, बरखा ने बड़ी लापरवाही से कहा। मम्मी, अभी तुमने कितने और कत्ल करने हैं, कितने लोगों को भेंट चढ़ाना है। मेरी राह में जो आएगा, मेरे रास्ते की जो रुकावट बनेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, बरखा ने बड़े इत्मीनान से कहा, जैसे उसने किसी को कत्ल करने की बात ना की हो, किसी को खाना खिलाने की बात की हो। मम्मी, चाहे मैं ही क्यों ना तुम्हारे रास्ते में आ जाऊं, वर्षा ने अंदाजा करने के लिए सवाल किया। मैंने कहा ना, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा, चाहे वो तुम हो या साहिल उमर। साहिल उमर को बहरहाल मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी मौत बन जाऊंगी। बरखा के लहजे में तपिश आ गई थी। वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी औकात का अच्छी तरह पता चल गया था और ये बात उसे हमेशा से मालूम थी कि जो औरत अपने बाप को मार सकती है, शौहर को मार सकती है, वक्त आने पर वो अपनी बेटी का खात्मा भी कर सकती है। ये महज उसका गुमान था, लेकिन अपनी माँ के मुंह से साफ साफ सुन लेने के बाद ये गुमान यकीन में बदल गया था। फिर उसने अपनी माँ के पास रुकना मुनासिब ना समझा। वो खामोशी से उठकर उसके कमरे से निकलकर जाने लगी। अभी वो दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बरखा ने आवाज दी, वर्षा। वर्षा उसकी आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। मेरी जान नाराज हो गई, बरखा ने अपने लहजे में शहद भर कर कहा। मम्मी, आप भी खूब हैं। एक तरफ मुझे अपनी जान कहती हैं, दूसरी तरफ मेरी जान लेने के दर पे हैं। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, इधर आओ मेरे पास। बरखा ने उसे अपने पास बुलाया। लहजे में खफकी भरा प्यार था। जी मम्मी। वो दरवाजे पर खड़ी रही, बरखा की तरफ नहीं बढ़ी। तब बरखा खुद उठकर उसके नजदीक आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, पगली, मैं मजाक कर रही थी। भला कोई अपनी जान भी लेता है? तू तो मेरी जान है। वर्षा ने कोई जवाब न दिया। वो खामोश खड़ी रही। फिर जब उसके जिस्म की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो वर्षा आहिस्तगी से अलग हो गई। अच्छा मम्मी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब अगर तुझे तेरा नाना नजर आए तो मुझे बताना। अच्छा मम्मी, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोली और उसके कमरे से निकल आई। वर्षा के नाना कालीदास ने उसके ख्वाब में आने की शायद कसम खा ली थी। वो चौथे दिन भी उसके ख्वाब में आ गया और फिर मुसलसल आता रहा, यहां तक कि 7 दिन पूरे हो गए। बरखा ने हिदायत की थी कि अब कालीदास उसके ख्वाब में आए तो वो उसे जरूर बताए। वर्षा ने बरखा से जिक्र कर दिया। बरखा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने वर्षा को हिदायत की कि आज रात वो सोने से पहले एक मंत्र पढ़कर सोए, उसके बाद वो कभी उसके ख्वाब में नहीं आएगा। वर्षा ने वो मंत्र याद तो कर लिया, मगर उसने रात को पढ़ा नहीं। भला उसे अपने नाना से क्या दुश्मनी थी? अगर वो ख्वाब में आ रहे थे तो शौक से आए, वो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे। 8वीं रात उसका नाना बगैर मंत्र पढ़े ही उसके ख्वाबों से गायब हो गया। सुबह होते ही बरखा ने उससे उसके ख्वाब के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। क्या हुआ, रात को तो नहीं आया वो? नहीं मम्मी, रात को वो ख्वाब में नहीं दिखाई दिए, वर्षा ने बताया। और ये बात सच भी थी। ये सुनकर बरखा ने इत्मीनान का सांस लिया, जैसे कोई मुतवक्के खतरा टल गया हो। लेकिन ये खतरा टलने वाला ना था। वो अगर उसके ख्वाबों में आ रहा था और उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था तो ये सब कुछ बिला मकसद न था, बिला सबब न था। दोपहर का खाना खाकर जब वर्षा अपने कमरे में आई तो एकदम ठिठक गई। ख्वाब वाला मंजर उसके सामने था। कालीदास उसके बेड पर लेटा हुआ था। उसे कमरे में दाखिल होता देखकर वो फौरन उठकर बैठ गया और उसे बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगा। फिर वो उठा और बगली दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। वर्षा बड़ी हैरान हुई। उसने दरवाजे को धक्का देकर देखा, लेकिन वो दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। अब उसे ये मंजर अपनी जागती आंखों का ख्वाब महसूस हुआ। फिर ये मंजर उसे कई दिन तक नजर आया। वो उसे अपना वहम, आंखों का फरेब, नजर का धोखा समझकर नजरअंदाज करती रही, लेकिन ये वहम, फरेब या नजर का धोखा न था। कालिदास अपनी जिंदगी में एक मंसूबा साज शख्स था। मरने के बाद भी ये मंसूबा बंदी उसकी रूह से अलग ना हुई थी। यही वजह थी कि वो वर्षा के सामने
بہت دھیمے انداز میں زینہ بزینہ آیا تھا۔ اس کے خوابوں میں آنے کے بعد اس نے دوسرا قدم اٹھایا۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں سے نظر آیا اور خوابوں کی طرح کئی دن نظر آتا رہا۔ اس طرح ورشا اس سے مانوس ہو گئی۔ اس کے دل سے سارا ڈر خوف نکل گیا۔ پھر جب وہ چوتھے دن شام کو اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کمرے سے غائب نہ ہوا، بیٹھا رہا اور بڑے پیار بھرے انداز میں اسے پکارا۔ وہ چیخ کی آواز تھی۔ رات کے سناٹے میں کوئی چیخا تھا۔ یہ ایک مردانہ چیخ تھی اور گھر کے پچھواڑے سے آئی تھی۔ اماں تہجد پڑھ کر ابھی لیٹی تھیں۔ آنکھوں میں ابھی نیند اترنے لگی تھی کہ اس چیخ نے ان کی آنکھوں سے نیند اڑا دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چیخیں رہ رہ کر ابھر رہی تھیں۔ کوئی بڑی بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا، ہائے میں مر گیا، مجھے بچاؤ۔ اماں نے فوراً ساحل عمر کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ یہ چیخیں عذرا نے بھی سن لی تھیں۔ جب اماں نے دروازہ بجایا تو وہ ساحل عمر کو اٹھا چکی تھیں۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ باہر کوئی چیخ رہا ہے، عذرا نے بتایا۔ اتنے میں دروازے پر اماں نے دوبارہ دستک دی۔ دروازے پر کون ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ شاید اماں ہیں، عذرا نے کہا اور دروازے کی طرف پڑھی۔ تم ٹھہرو، میں کھولتا ہوں دروازہ۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھیں۔ وہ گھبرا کر بولی، ساحل گھر کے پیچھے کوئی ہے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ہائے تم اکیلے مت جاؤ۔ اماں میں لائٹ جلا کر پہلے کھڑکی سے دیکھتا ہوں، پھر باہر جاؤں گا، ساحل عمر نے اماں کو تسلی دی۔ ساحل عمر نے باہر دیوار پر لگی ٹیوب لائٹ روشن کی اور پھر پچھلی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر کا منظر ہی عجیب تھا۔ کوئی شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھے اور وہ بار بار اپنے جسم کو حرکت دے رہا تھا۔ اس نے چیخنا بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی لائٹ جلی اس نے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، تب ساحل عمر نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ خبیث واسم تھا اور تلوار چرانے آیا تھا۔ ساحل عمر نے پہلی بار اس شخص کو اس وقت دیکھا تھا جب ورشا اسے ہاکس پہ لے گئی تھی۔ پھر یہ شخص ساحل عمر کو اغوا کر کے چترو بھیل کے استھان پر لے گیا تھا۔ ساحل عمر اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ برکھا کا خادم خاص ہے، اس کے اشارے پر جان دینے والا۔ ساحل صاحب بھگوان کے واسطے مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں یہاں کبھی نہیں آؤں گا، وہ روشنی ہوتے ہی زور سے بولا۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ دستے پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ جیسے چپک گئے ہیں۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے ہاتھ الگ نہیں کر پا رہا۔ اب ساحل پر حافظ موسیٰ کا طرز عمل واضح ہوا۔ انہوں نے اس تلوار کو باہر گڑھوا کر جو چوروں کو دعوت دی تھی تو کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہ تلوار چور کے لیے پھندا ثابت ہوئی تھی۔ واسم کو دیکھ کر ساحل عمر کے تن بدن میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور واسم کے نزدیک پہنچتے ہی اس کے جسم پر ایک زوردار لات جمائی اور غصے سے بولا، کتے کے بچے، تجھے تیری موت کھینچ لائی۔ ساحل صاحب مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے، مجھے معاف کر دیں، میرے ہاتھ تلوار سے چپک گئے ہیں اور ہاتھوں میں سوئیاں سی چبھ رہی ہیں۔ خبیث کی اولاد، تو یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ساحل عمر نے غصے سے پوچھا۔ ساحل صاحب میں آپ کو ہر بات صاف صاف بتا دوں گا، میرے ہاتھ آزاد کروا دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اب آزادی کو بھول جا، پہلے یہ بتا کہ تجھے یہاں کس نے اور کیوں بھیجا ہے؟ مجھے یہاں برکھا دیوی نے بھیجا تھا، میں یہ تلوار چرانے آیا تھا۔ تو پھر لے جا، چرا اس تلوار کو، تلوار تیرے ہاتھوں میں ہے، جا جلدی کر۔ ساحل عمر طنزاً ہنسا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ معاف کیسے کر دوں؟ تجھے یاد ہوگا تو مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں اغوا کر کے چترو بھیل کے استھان پر لے گیا تھا۔ تو نے میری موت کا سامان کر دیا تھا۔ میں مجبور ہوں، برکھا دیوی کے ہر حکم کا پابند، ان کی شکتی نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ اگر وہ اتنی شکتی والی ہے تو اسے آواز دے کر چھوٹ کیوں نہیں جاتا؟ واسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اگر آزاد ہونا اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اچھا ایک بات بتا، دیکھ بالکل سچ سچ بتانا۔ میں ہر بات سچ بتاؤں گا، آپ پوچھیں، بس مجھے اس عذاب سے نجات دلوا دیں۔ کچھ عرصے پہلے کلفٹن کے پلے لینڈ سے ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی جس کی لاش بعد میں جھاڑیوں سے ملی تھی۔ اس لڑکی کا اغوا بھی تو نے کیا تھا؟ ناصر مرزا کی بھتیجی کی بات کر رہے ہیں؟ واسم نے سوال کیا۔
हाँ, साहिल उमर बोला। उस लड़की के अगवा में मैंने मदद की थी। अगवा मैंने नहीं किया था, अगवा सूना ने किया था। ये सूना कौन है? मेरी तरह वो भी बरखा देवी की चेली है। हम दोनों ने मिलकर बरखा देवी के लिए बहुत काम किए हैं। नासिर मिर्जा की भतीजी को कत्ल किसने किया था? कत्ल मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ उसकी लाश फेंकने का जिम्मेदार हूं। कत्ल किसने किया था? साहिल उमर ने गुस्से से पूछा। वो बरखा देवी के हाथों मरी। ठीक है, अब तुम यहां सुबह तक आराम से बैठो, चंद घंटों की बात है। सुबह तुम्हारा हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब तो तुम्हारा अब भी हो सकता है, लेकिन इतनी रात गए मैं नासिर मिर्जा को परेशान नहीं करना चाहता। तुम नासिर मिर्जा के मुजरिम हो, तुम मेरे भी मुजरिम हो, तुम्हें अब सजा भुगतनी होगी। यह कहकर साहिल उमर वापस मुड़ा। उसने पूरे इत्मीनान से घर का पिछला दरवाजा बंद किया और अपने बेड पर आकर लेट गया। दरवाजा बंद करते ही उसने उसकी फरियाद सुनी थी। साहिल उमर साहब, ऐसा न करें, मुझे मुआफ कर दें, मैं फिर कभी। लेकिन उसने एक मुजरिम की फरियाद पर कान नहीं धरे थे और दरवाजा थाड़ से बंद कर दिया था। यह तो हाफिज मूसा की मेहरबानी थी, एक मूसी इतनी आसानी से उनके चुंगल में फंस गया था। साहिल उमर फिर सुबह तक चैन से सो न सका। वो वक्फे वक्फे से उठकर देखता रहा। उसे ये भी खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह उसके हाथ आज़ाद हो जाएं। तवक्को यही थी कि अब वो आज़ाद ना हो सकेगा। अगर आज़ाद होना मुमकिन होता तो वो तलवार की गिरफ्त में ही क्यों आता? वो जब भी उसे उठकर देखता उसे कर्ब में मुब्तला पाता। अब वो तलवार के दोनों तरफ टांगे फैलाकर बैठ गया था। सुबह तड़के ही उसने नासिर मिर्जा को फोन किया। काफी देर घंटी बजने के बाद उसे नींद में डूबी हुई नासिर मिर्जा की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? नासिर, मैं साहिल बोल रहा हूं। भाई हाफिज मूसा ने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ? नासिर मिर्जा एकदम चौंक कर बैठ गया। क्या तुमने तलवार वाला अमल कर दिया था? हाँ भाई, अमल भी कर दिया था और उसका रिजल्ट भी फौरी तौर पर सामने आ गया। एक चूहा पकड़ा गया, साहिल उमर ने खुश होकर कहा। चूहा पकड़ा गया? क्या मतलब? नासिर मिर्जा ने वजाहत चाही। बस तुम फौरन आ जाओ, मैं अभी आ जाता हूं, लेकिन कुछ बताओ तो। वासिम तलवार चुराने आया था, उस तलवार ने उसके हाथ जकड़ लिए। जानते हो ये वासिम कौन है? बरखा का कोई बंदा होगा। हाँ, उसका खास आदमी है, मैंने उससे बहुत कुछ उगलवा लिया है। उसी खबीस ने तुम्हारी भतीजी का अगवा किया था। बस इतना मेरे लिए काफी है, मैं फौरन आ रहा हूं। नासिर मिर्जा उसकी बात काट कर बोला। तुम जरा उसका ख्याल रखना, देखो वो भागने ना पाए। फिर नासिर मिर्जा ने उसका जवाब सुने बगैर टेलीफोन बंद कर दिया। बरखा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उस वक्त दिन के 12 बजे थे, लेकिन वासिम अभी तक नहीं आया था। ऐसी कोताही तो उससे कभी नहीं हुई थी। अगर किसी वजह से काम नहीं हो सका था तो वो उसे टेलीफोन जरूर कर देता। वो खुद आया ना उसका टेलीफोन आया था। कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया? ये ख्याल कई बार उसके जहन में आया था, लेकिन वो इस ख्याल को सख्ती से जहन से झटक देती थी। उसने वासिम को जो मंत्र पढ़ाकर भेजा था वो ऐसा था कि बगैर किसी की नजरों में आए वो पूरे घर में घूम सकता था। देखे जाने की सूरत में वो मंत्र पढ़कर देखने वाले को वक्ती तौर पर अंधा कर सकता था। उसे कोई गिरफ्त में नहीं ले सकता था। लेकिन बरखा को यह नहीं मालूम था कि उसने वासिम को जो चीज चुराने भेजा है वो दीवार फलांग कर अंदर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में खुद ब खुद चमक उठेगी और इतनी आसानी से उस चीज के मिल जाने की खुशी में वो लपक कर उसका दस्ता पकड़ेगा और किसी की गिरफ्त में न आने वाला उस चीज की गिरफ्त में आ जाएगा जिसे वो चुराने आया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और बरखा की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। इस्तरारी कैफियत में वो घर के गेट तक चली गई। गेट खोलकर वो बाहर निकली और उसने यूं ही दाएं बाएं सड़क की तरफ देखा। तब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वासिम सामने से चला आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले हुए थे और सर झुकाए बरखा के घर की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने गेट के नजदीक पहुंचकर बरखा पर एक नजर डाली और खामोशी से गेट में दाखिल हो गया। बरखा ने उसको अंदर जाते हुए हैरत से देखा। वो जल्दी से अंदर आई। उसने पलटकर गेट बंद किया और किसी कदर गुस्से से पुकारी, वासिम। वासिम आगे जाते जाते एकदम रुक गया। क्या हुआ? उसने गुस्से से पूछा। तलवार कहाँ है? वासिम ने जवाब में खामोशी से अपने दोनों हाथ जेब से निकाले और उसके सामने कर दिए। जब बरखा की नजर उसके दोनों हाथों पर पड़ी तो वो बेइख्तियार चीख उठी। नहीं!
वासिम के दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके दोनों कटे हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। तेरे हाथ कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हुआ? वो परेशान होकर बोली। आ मेरे साथ अंदर आ। वो उसे अपने बेडरूम में ले गई और एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, हाँ अब बता, तेरे हाथ कैसे कटे? मैंने तो तुझे तलवार लेने भेजा था। बरखा जी, मैं आपके हुक्म के मुताबिक तलवार ही लेने गया था। मैं साहिल उमर के घर में जैसे ही कूदा और टॉर्च की रोशनी रास्ता देखने के लिए इधर उधर डाली तो वो तलवार मुझे चमकती हुई नजर आ गई। वो तलवार बाहर ही घर के पिछवाड़े जमीन में दस्ते तक गड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर खुश हो गया कि चलो काम आसान हो गया, वरना पूरे घर में जाने कहां कहां तलाश करना पड़ता। खैर, मैंने जैसे ही दोनों हाथों से उसका दस्ता पकड़कर खींचा, वो तलवार टस से मस न हुई। अलबत्ता मेरे हाथ दस्ते से जरूर चिपक गए और हाथों में सुइयां सी चुभने लगीं। तकलीफ इतनी बढ़ी कि मेरे मुंह से बावजूद जब्त के चीखें निकलने लगी। मेरी चीखें सुनकर साहिल उमर बाहर निकल कर आ गया। वो मुझे इस तरह शिकंजे में जकड़े देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसकी बहुत खुशामद की कि वो किसी तरह मेरे हाथ आज़ाद कर दे, मगर वो मुंह मोड़कर घर में चला गया और फिर उसने सुबह तड़के ही नासिर मिर्ज़ा को बुला लिया। नासिर मिर्ज़ा बहुत गुस्से में था। पहले तो उसने मुझे कई ठोकरें मारी, फिर अपने चाकू से मेरे दोनों हाथ काट दिए। ये कहकर वासिम की आंखों में आंसू आ गए। वो भूं भूं करके रोने लगा। चुप हो जा, बरखा गुस्से से चीखी। मर्द होकर रोता है। ये बता, तूने उसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं बरखा जी, उसने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा। मुझसे कसम ले लें, मैंने आपके बारे में, अपने बारे में और सूना के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सफेद झूठ बोला। ये तूने बहुत अच्छा किया, तुझसे यही उम्मीद थी। तू फिक्र मत कर, मैं नासिर मिर्ज़ा से ऐसा इंतकाम लूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसने तेरे हाथ काटे हैं, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। बरखा ने तसल्ली दी। एक बात और बरखा जी, वासिम ने झिझकते हुए कहा, उन्होंने मुझसे सूना को भी फोन करवाया था। बरखा इस तरह बोली जैसे किसी का खून हो गया हो। वो लोग सूना को क्या जाने? साहिल उमर ने तो सूना को देखा है, उसने याद दिलाया। वासिम, क्या वो तेरी मौजूदगी में वहां पहुंच गई थी? बरखा ने पूछा। मुझे उन्होंने आजाद ही उस वक्त किया जब वो उनके चुंगल में फंस गई। ओह, उसने उनके सामने सब उगल दिया होगा। बरखा एकदम फिक्रमंद हो गई। नहीं बरखा जी, सूना इतनी कच्ची नहीं है, वो हरगिज उन्हें कुछ नहीं बताएगी। वासिम ने झूठी तसल्ली दी। ये तो मुझे बसात उलटती नजर आ रही है, वो जैसे अपने आप से बोली। वासिम खामोश रहा। सूना इस वक्त कहाँ होगी? उसने वासिम से सवाल किया। कहीं उन्होंने उसको पुलिस के हवाले न कर दिया हो। वासिम ने अपनी राय का इजहार किया। अगर ऐसा कर दिया होगा तो अच्छा है, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आ जाएगा। वो आधा घंटे भी पुलिस की तहवील में नहीं रहेगी, लेकिन मैं जानती हूं वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। वो पुलिस में मेरे ताल्लुकात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो अब दोनों डायरेक्ट एक्शन के कायल हो गए हैं। अब सूना के बारे में कैसे पता करूं? तू उसे उनके हवाले करके वहां से निकल आया, बरखा ने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा। बरखा की इस बात पर वासिम को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया। एक तो उसने अपने दोनों हाथ उसके लिए कटवा दिए, अब वो सूना को भी वहां छोड़कर ना आता, फिर तो वहां से उसकी लाश ही आती। इतने में कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। बरखा फौरन उठ गई। वो वासिम को बैठे रहने का इशारा करके बाहर निकल आई। वो तेजी से चलती हुई गेट तक पहुंची। गेट खोला तो सामने सूना नजर आई। उसके चेहरे पर कर्क के आसार थे। उसके दोनों हाथ पुश्त पर थे। सूना, अपने हाथ मेरे सामने कर, बरखा ने अजीब से लहजे में कहा। सूना ने खामोशी से अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए और बेख्तियार रो पड़ी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और दोनों कटे हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। तेरे हाथ किसने काटे? वो नागन की तरह फुंकारी। नासिर मिर्जा ने, सूना रोते हुए बोली। नासिर मिर्जा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, वो इंतहाई तैश में चीखी। अंधेरी रात, रात का पिछला पहर, ठंडी सनसनाती हवा, झींगुरों का शोर, पीपल की खड़खड़ाहट, गली में भौंकते कुत्ते,
इन सब चीजों ने मिलकर बरखा के बंगले को इंतहाई भयानक बना दिया था। बरखा अपने बंगले के पिछले हिस्से में पीपल के दरख्त के नीचे पानी भरे हौज में खड़ी थी। उसका आधा जिस्म ठंडे पानी के अंदर था और आधा बाहर। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा न था। वो दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए किसी मुजस्समे की तरह साकित खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे। हौज के चारों तरफ 21 दिए रोशन थे। अमल का वक्त पूरा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे दिए खुद ब खुद बुझते जा रहे थे। बस 3 दिए जल रहे थे। अब इन 3 दियों को एक साथ बुझना था और उन 3 दियों के बुझते ही और की सवारी को आना था। अंधेरी रात खौफनाक होती जा रही थी। झिंगुरों का शोर मजीद बढ़ गया था। उड़ती हुई चिमगादड़ों की फड़फड़ाहट मजीद बढ़ गई थी। इलाके के कुत्तों ने और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया था। ये सब अलामतें बता रही थीं कि वो शैतान का बेटा और बस अब आया ही चाहता है। फिर वो मनूस घड़ी आ पहुंची जो बरखा के लिए शुभ घड़ी थी। तीनों दिए बैक वक्त बुझ गए। चंद लम्हों के लिए मुहीब सन्नाटा छा गया। हवा जैसे साकित हो गई। पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। उसकी सवारी आ पहुंची थी। बरखा ने हौज के किनारे रखी माचिस से जल्दी जल्दी सारे दिए रोशन कर दिए और जब उसने सामने निगाह की तो वो शैतान की औलाद अपनी सवारी पर मौजूद था। उसके सामने एक 3 फीट लंबी छुपकली मौजूद थी जिसकी जबान बाहर निकल रही थी और छुपकली की गर्दन में एक सांप रस्सी की तरह बंधा था। उस सांप की दुम और के दोनों हाथों में थी। यह कोई 1.5 फीट लंबा बिच्छू था। उस बिच्छू की दुम उठी हुई थी और उसकी दुम का आखिरी हिस्सा चमक रहा था, बिल्कुल किसी जुगनू की तरह। स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज। बरखा हाथ जोड़कर आधी झुकी। क्या हुआ? और ने पूछा। महाराज, इनकारियों की सताई हुई हूं। उन्होंने परेशान कर रखा है। बरखा रोहन सी होकर बोली। इतनी पाठ पूजा वाली है, इतने जंतर मंतर जानती है, इसके बावजूद तुझसे 2 इनकारी काबू में नहीं आ रहे। महाराज, वो अकेले नहीं हैं, वो उजाले वाले हैं। उनके पीछे रोशनी है। उनके पीछे रोशनी है तो तेरे पीछे तारीकी है, रात है, अंधेरा है। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैंने अपनी तारीक ताकतों को आवाज दी है। महाराज, आपको बुलाया है। तूने बुलाया तो हम आ गए हैं। हमसे जो होगा करेंगे। मैं अपने बाप से मदद लूंगा। आखिर को तू उसकी चेली है। तूने न जाने कितने इनकारियों को इकरारी बनाया है, शैतान परस्त बनाया है। तेरी बड़ी खिदमत है। और ने उसे तारीफी नजरों से देखा। बस महाराज, ये सब आपकी नजर इनायत है। वो ममनून दिखाई दी। हमारी जो मंजूर नजर थी उसे तो वो उस बस्ती से निकाल लाया। क्या तू जानती है? हाँ जानती हूं महाराज। उसने उससे शादी कर ली है। वो अब मेरे काम का नहीं रहा। तो वो कौन सी मेरे काम की रही है? और ने गुस्से से कहा। तू जानती होगी। हाँ महाराज, मैं जानती हूं। अब मसला यह है कि मैं उसकी हत्या करना चाहती हूं। मैंने उस पर कई हमले किए हैं लेकिन उस पर कोई हमला कारगर नहीं हो पा रहा। सोने पे सुहागा यह कि उसने मेरे पैरोकारों के हाथ काट दिए हैं। इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा है। बरखा गुस्से से कांपती हुई बोली। तू नहीं जानती कि उसने मेरे बाप के एक अजीम पैरोकार को, जो सदियों बाद जागने वाला था, सफाए हस्ती से मिटा दिया है। मेरे बाप को इस बात पर कितना गुस्सा होगा। मैं नहीं जानती। बरखा एकदम चौंक कर बोली। वो कौन था? वो अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था। मेरे बाप का दस्तो बाजू था मगर वो न रहा। अब उसकी खोपड़ी जाए इबरत बनी उस बस्ती के चौक में लटकी है। उसका नाम रायीन था। और ने बताया। ओह महाराज, आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई। मेरा काम बन गया। महाराज, मुझे उस अजीम जादूगर की खोपड़ी भिजवा दें, फिर मैं इन सारे इनकारियों को देख लूंगी। एक एक करके सबके हिसाब चुका दूंगी। रायीन की खोपड़ी तुझे मिल जाएगी, ये कोई मसला नहीं। और बोल। बस महाराज, आपने मेरा जी खुश कर दिया। आप मेरे लिए हुक्म करें। तू अपनी बेटी का हाल बता। उसे भी कुछ सिखा रही है या उसे नावाकिफी रखेगी? महाराज, वो बड़ी अड़ियल मिजाज की है। अच्छी खासी चलते चलते रुक जाती है।
میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتی، اسے مار مار کر چلانا پڑتا ہے۔ برکھا نے خفگی سے کہا، اس کی خبر رکھ، کہیں وہ انکاریوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو جانتی ہے بالآخر اس نے تیری جگہ آنا ہے۔ ہاں مہاراج، جانتی ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ اسے وہ سب کچھ سکھا دوں جو میں جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں چلتا ہوں، رائن کی کھوپڑی تجھے کل مل جائے گی، اب تو دیے بجھا، جلدی کر، اعور بولا۔ اچھا مہاراج، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ آ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے دیے کی لو پر ہاتھ رکھ کر تمام دیوں کو بجھا دیا۔ جب اس نے سامنے نظر کی جہاں اعور کی سواری تھی، وہاں اب کچھ نہ تھا، اندھیرا تھا اور محیط سناٹا۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ برکھا کے منوس بنگلے پر اس کے باوجود وحشت برس رہی تھی۔ برکھا شیطان کے بیٹے اعور سے رات کو ملاقات کے بعد مدہوش سو رہی تھی۔ بیل کی آواز پر ورشا کی آنکھ کھلی۔ کوئی کافی دیر سے گھنٹی بجا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے گھنٹی بجائی جا رہی تھی۔ ورشا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر وہ اپنے جسم پر کالی چادر ڈال کر دروازے سے باہر آ گئی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر اس نے باہر کا جائزہ لیا۔ برکھا کا دروازہ بند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو جاگی تھی، اب پڑی سو رہی تھی۔ پھر وہ خود ہی گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے حسب معمول گیٹ کے خلا سے باہر جھانکا۔ اسے باہر کوئی نظر نہ آیا۔ تب اس نے زور سے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ برکھا دیوی ہیں جی، باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ آپ کون؟ میں جی برکھا دیوی کے لیے سوغات لایا ہوں، وہ گیٹ کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ وہ تو سو رہی ہیں۔ ورشا نے کسی کو سامنے پا کر خلا میں سے باہر جھانکا۔ وہ ایک اونچے قد کا گہرے سانولے رنگ کا اور مضبوط کاٹھی کا شخص تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالے چمڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، انہیں سونے دیں، آپ ان کی چیز لے لیں۔ اچھا 1 منٹ ٹھہریں، میں گیٹ کھولتی ہوں، ورشا نے کہا، اور پھر گیٹ کھول کر جھانکنے لگی۔ یہ برکھا دیوی کو دے دیں، اس نے چمڑے کا تھیلا آگے بڑھایا۔ ورشا نے وہ چمڑے کا تھیلا تھام لیا اور اس سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں اس کے لیے ایک قیمتی چیز ہے۔ آپ کون ہیں؟ ورشا نے سوال کیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں بے نام ہوں۔ جب وہ تھیلا کھول کر دیکھیں گی تو وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور کس نے بھیجی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی نظروں سے دور ہو گیا۔ ورشا نے فوراً گیٹ بند کر کے اس چمڑے کے تھیلے میں جھانکا۔ تھیلا کافی گہرا تھا۔ اس کی تہہ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی گول سی چیز نظر آئی۔ پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ یہ ممی روز نت نئی چیزیں منگواتی رہتی ہیں، جانے یہ کہاں جا کر ٹھہرے گی اور کیا کر کے دم لے گی۔ ورشا کے لاشعور میں بچپن ہی سے اپنی ماں کے لیے نفرت تھی، لیکن برکھا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے وہ نفرت دبی رہتی تھی۔ جب برکھا کے رویے میں تبدیلی آتی یا وہ اس کی ساحرانہ حرکتوں سے اکتاتی تو وہ نفرت کی چنگاری آہستہ آہستہ سلگ اٹھتی۔ آج کل یہ نفرت بار بار اپنا سر اٹھا رہی تھی۔ برکھا کے دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے دستک دینا چاہی تو دروازہ تھوڑا سا اندر ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ برکھا اس انداز سے سو رہی تھی کہ ورشا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واپس چلی جائے۔ پھر اس نے پائتی پر پڑا ہوا ہلکا سا کمبل برکھا کے جسم پر ڈال دیا۔ تو فوراً ہی برکھا کی آنکھ کھل گئی۔ ورشا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بڑی بے نیازی سے اپنے گرد کمبل لپیٹ لیا۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیا ہے؟ اچانک برکھا کی نظر ورشا کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے چمڑے کے تھیلے پر پڑی۔ پتہ نہیں ممی، ورشا نے کہا، ایک شخص آپ کے لیے دے گیا ہے۔ برکھا نے جلدی سے اس سے وہ تھیلا لے لیا اور پھر اس نے تھیلے کے اندر جھانکا۔ بڑی احتیاط سے کپڑے میں لپٹی چیز تھیلے سے باہر نکال لی۔ اس میں کوئی گول سی چیز سفید کپڑے کی پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھونڈ کر پٹی کا سرا نکالا اور اس چیز کو بیڈ پر ڈال کر پٹی کھولنے لگی۔ وہ ایک ہی پٹی تھی اور اتنی لمبی تھی کہ برکھا کے بیڈ پر ایک اونچا ڈھیر بن گیا۔ پھر اس میں سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر خوشی کے مارے برکھا کی چیخ نکل گئی، زندہ باد مہاراج! ممی یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑے جادوگر کا سر ہے۔ ورشا اب دیکھتی ہوں کہ میرا وار کیسے کارگر نہیں ہوگا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی اور چہرے سے خباثت ٹپکنے لگی۔ ایک بدبو کا بھپکا اس کے جسم سے پھوٹا جو ورشا کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔
वर्षा फिर वहां ना ठहर सकी। नासिर मिर्जा शाम को अपने दफ्तर से आकर थोड़ी देर आराम की खातिर लेट गया था। अभी उसे लेटे ज्यादा देर ना हुई थी कि अचानक उसकी नजर रोशनदान पर पड़ी और एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। नासिर मिर्जा की बीवी साजिदा, जो किचन में चाय बनाने की तैयारियों में थी, अपने शौहर की चीख सुनी तो अल्लाह रहम कहती हुई कमरे की तरफ भागी। जब वो कमरे में पहुंची तो नासिर मिर्जा का हाल देखकर सहम गई। नासिर मिर्जा, जो अच्छे तनोतोष और पुरवकार शख्सियत का मालिक था, उस वक्त बैठ के कोने पर किसी चूहे की तरह दुबका बैठा था और वो खौफजदा आंखों से रोशनदान की तरफ देख रहा था। साजिदा ने फौरन रोशनदान की तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नजर न आया। क्या हुआ? साजिदा एकदम अपने शौहर से लिपट कर बोली। वो नासिर मिर्जा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में रोशनदान की तरफ इशारा किया। साजिदा ने फिर रोशनदान की तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नजर न आया। वहां क्या है नासिर? वो परेशान होकर बोली। वो मुझे मार देगा। नासिर मिर्जा की आवाज कांप रही थी खौफ के मारे। अल्लाह, नासिर आपको क्या हो गया है? आप इतने बहादुर इंसान इतने डरपोक कैसे हो गए? नासिर वहां कुछ नहीं है, मैं हूं आपके पास, आप डरे नहीं। साजिदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। साजिदा, मुझे कंबल उड़ा दो, वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे मार देगा। साजिदा ने बगैर कुछ कहे नासिर मिर्जा के ऊपर कंबल डाल दिया, उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से ढक दिया। तब नासिर मिर्जा, जो बैठ के कोने पर डरा सहमा बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता बेड पर नीम दराज हो गया। फिर उस पर गशी तारी हो गई और वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। साजिदा घबराई हुई कमरे से निकली। वो सीधी नासिर मिर्जा की अम्मी के पास पहुंची। वो अभी असर की नमाज से फारिग हुई थीं। वो एक बुजुर्ग खातून थी, नमाजी, परहेजगार। उन्होंने जब नासिर मिर्जा का हाल सुना तो फौरन उनका माथा ठिनका। वो फौरन चौकी से उठी और चप्पल पांव में डालकर साजिदा के साथ हो लीं। कमरे में आकर नासिर की अम्मी ने कंबल उतारकर नासिर मिर्जा का चेहरा देखा। वो बेहोशी के आलम में पड़ा लंबे लंबे सांस ले रहा था। अम्मी ने पेशानी पर हाथ रखकर आहिस्ता से पुकारा, नासिर, बेटे नासिर। नासिर ने कोई जवाब ना दिया। उसकी पेशानी तप रही थी। साजिदा, इसे तो तेज बुखार है। अम्मी ने उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा। अम्मी, क्या करूं? डॉक्टर को बुलवाऊं? जाकिर है घर में? जी अम्मी। फिर उसको कह दो। इतने में घर में मौजूद हर फर्द को नासिर मिर्जा के बारे में पता चल गया। सब आनन फानन उसके कमरे में इकट्ठे हो गए। उनमें नासिर मिर्जा का छोटा भाई जाकिर मिर्जा भी था। अम्मी ने उसे फौरन डॉक्टर को लाने के लिए दौड़ाया। पड़ोस में डॉक्टर का क्लिनिक था, घर में क्लिनिक था। क्लिनिक अभी बंद था। नासिर मिर्जा की तबीयत की खराबी का सुनकर वो फौरन अपना बैग उठाकर जाकिर के साथ चला आया। उसने नासिर मिर्जा का अच्छी तरह मुआयना किया। नासिर मिर्जा को 105 दर्जे बुखार था। उस पर गशी बदस्तूर तारी थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और ठंडे पानी की पट्टियां रखने की हिदायत की और नुस्खा लिखकर और तसल्ली देकर चला गया। उसके जाने के बाद साजिदा ने उसकी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। इंजेक्शन और ठंडे पानी की पट्टियों ने अपना असर दिखाया। उसका बुखार कम हुआ। गशी की कैफियत में इफाका हुआ। उसने कुछ देर बाद आंखें खोल दीं। उसने पूरे घर को अपने बेड के गिर्द मौजूद पाया। उसने मुस्कुराकर सबको देखा और ये जाहिर करना चाहा कि वो बिल्कुल ठीक है। नासिर बेटे, कैसे हो? उसकी अम्मी ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ठीक हूं अम्मी, फिक्र करने की कोई बात नहीं, नासिर मिर्जा ने उठते हुए कहा। वो बेड से टेक लगाकर बैठ गया। साजिदा ने उसे फौरन दवा खिलाई। नासिर मिर्जा ने दवा खाने के बाद कहा, साजिदा, जरा मेरा चाकू मुझे दे दो, मेरे बैग में होगा। अच्छा, अभी लाई। साजिदा ये कहकर कमरे से निकल गई। ये सब क्या है? अम्मी ने नासिर मिर्जा से पूछा। तुम किस चीज से डर गए थे? किसी चीज से नहीं, नासिर मिर्जा ने हंसते हुए कहा। अम्मी, साजिदा ने पता नहीं आपको क्या कह दिया है। मैंने जो देखा और सुना वो अम्मी से कहा, और कुछ नहीं। ये लीजिए अपना चाकू। साजिदा ने कमरे में आकर चाकू उसकी तरफ बढ़ाया। नासिर मिर्जा ने खामोशी से चाकू अपने हाथ में लेकर उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया और साजिदा से मुखातिब होकर बोला, साजिदा, एक काम करो, जरा साहिल उमर को फोन कर दो। उससे कहना कि रात को अजरा को लेकर इधर आ जाए, खाना यहीं खा ले। इसके अलावा उसको कुछ और न बताना। जी अच्छा, साजिदा ने कहा और फोन करने कमरे से बाहर निकल गई। साजिदा के जाते ही उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। उसने अपने जिस्म में खौफ की सी लहर महसूस की। खुद ब खुद उसकी नजरें रोशनदान की तरफ उठ गईं। वो वहां मौजूद था। उसको देखते ही नासिर मिर्जा की घिघी बन गई।
नासिर मिर्जा ने तकिए के नीचे रखा अपना चाकू निकाला, उसे जल्दी से खोला। उसने चाकू वाला हाथ उठाकर कुछ करना चाहा, लेकिन उसका हाथ एकदम बेजान हो गया। चाकू उंगलियों से निकल गया, उसके हाथ पांव मुड़ने लगे और फिर उसने किसी खौफजदा बच्चे की तरह अपनी अम्मी की गोद में मुंह छुपा लिया। अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? वो एकदम घबरा कर बोली। अम्मी अम्मी वो फिर आ गया, मुझे बचा लें, वो मुझे मार देगा। अरे कौन है वो कमीना? मुझे बता तो, वो किधर है? नासिर मिर्जा ने अपना छुपा हुआ मुंह अपनी मां की गोद से उठाया और खौफजदा नजरों से रोशनदान की तरफ देखा। वो अम्मी, वो है वहां। बच्चों तुम लोग चलो यहां से। अम्मी ने नासिर मिर्जा के बच्चों और अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा। अम्मी की हिदायत पर वो फौरन चले गए। अब कमरे में सिर्फ जाकिर रह गया। चंद लम्हों के बाद साजदा भी आ गई। क्या हुआ? फिर से वही कैफियत हो गई है, अम्मी ने साजदा को बताया। या अल्लाह रहम, साजदा के मुंह से बेख्तियार निकला। नासिर मिर्जा की अम्मी ने रोशनदान की जानिब देखा। वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने दो टोक लहजे में कहा, नासिर वहां तो कुछ नहीं है। अम्मी है, आप नहीं जानती, वो वहीं छुपा बैठा है। नासिर, ये आपको क्या हो गया है? जरा अपने आप को संभालें। साजदा ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। अम्मी मेरे ऊपर कंबल डाल दें, नासिर मिर्जा बोला। साजदा ने कंबल उठाकर नासिर मिर्जा के ऊपर डाल दिया। नासिर मिर्जा का सर अभी अम्मी की गोद में था और उसके दोनों घुटने पेट से लगे हुए थे। वो गठरी बना पड़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पांव खुलने लगे। इसके साथ ही उस पर गशी किसी कैफियत तारी होने लगी और वो लंबे लंबे बेतरतीब सांस लेने लगा। 7 बजे के करीब साहिल उमर अजरा को साथ लेकर आ पहुंचा। साजदा ने नासिर मिर्जा की हिदायत के मुताबिक उसे कुछ नहीं बताया था, लिहाजा वो बड़ा खुश खुश घर में दाखिल हुआ था। यहां आकर उसे घर का नक्शा ही मुख्तलिफ नजर आया। जिसे देखा उसके चेहरे पर परेशानी नजर आई। जब वो नासिर मिर्जा के बेडरूम में दाखिल हुआ तो नासिर मिर्जा की हालत देखकर एक लम्हे को कांप किया। 2-2.5 घंटों में उसके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो अजीब अंदाज से आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रहा था। साजदा और अम्मी ने नासिर मिर्जा के बारे में पूरी कैफियत बताई। सारा हाल सुनकर साहिल उमर ने गहरा और ठंडा सांस लिया। फिर बोला, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसका जादू चल गया। अब क्या होगा? अम्मी घबरा कर बोली। किसी आमिल को बुलाओ, इस जादू का तोड़ करो। साहिल उमर ने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर की। 7:15 बज रहे थे। उसे फौरन हाफिज मूसा का ख्याल आया। उसने सोचा कि वो उनके पास जाए। पता नहीं वो रात को मिलना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि मिर्जा जब भी उनके पास गया दिन की रोशनी में गया था। उसने सोचा कि सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। वो चाहता था कि नासिर मिर्जा को कुछ होश आ जाए तो उससे भी इस मसले पर बात करे। उसकी पेशानी गर्म हो चुकी थी। साजदा ने उसकी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दी थीं। पट्टियां रखते रखते अचानक साजदा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने शौहर की इस हालत पर बेइख्तियार रो पड़ी। अजरा ने फौरन साजदा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गई। पट्टियां रखने का काम खुद साहिल उमर ने संभाल लिया। अम्मी उसे पट्टियां भिगो भिगो कर देती जा रही थीं। थोड़ी देर के बाद नासिर मिर्जा ने अचानक आंखें खोल दी। कैसे हो नासिर? साहिल उमर ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। मामला बहुत गड़बड़ है, तुम सुबह ही हाफिज मूसा के पास जाओ, उसने बिला तमहीद हिदायत की। वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें रोशनदान पर क्या दिखाई देता है? साहिल उमर ने पूछा। कुछ नहीं। नासिर मिर्जा ने उसे वहशत भरी नजरों से देखा, जैसे वो कुछ बताते हुए डरता हो। नासिर घबराओ मत, पूरी बात बताओ ताकि मैं हाफिज मूसा को तफसील से बता सकूं, साहिल उमर ने कहा। ओह यार, ये क्या हो रहा है? साहिल के चेहरे पर अचानक कर्ब के आसार दिखाई देने लगे। वो बेचैन होकर इधर उधर करवटें लेने लगा। क्या हुआ? साहिल उमर ने उसकी बदलती कैफियत देखते हुए पूछा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई नोकीले और तेज नाखूनों से मेरा जिस्म छील रहा हो। ओह, उसने कर्राह कर अपने बाजू पर हाथ रखा। साहिल उमर ने फौरन उसकी आस्तीन का बटन खोलकर कमीज की आस्तीन बाजू तक चढ़ाई। तब उस पर अजीब इंकिशाफ हुआ। उसके बाजू पर खरोंचे से हल्का हल्का खून रस रहा था। फिर उस तरह के निशानात बहुत तेजी से उसके जिस्म के हर हिस्से पर नमूदार होते गए। उसका पूरा जिस्म पंजा मारने के निशानात से भर गया। वो बुरी तरह तड़पने लगा। उन खरोंचों के निशानात में सख्त जलन हो रही थी। साहिल, मेरा चाकू पानी में भिगोकर इन निशानात पर रखो, नासिर मिर्जा ने बमुश्किल उसे हिदायत की। उससे बोला नहीं जा रहा था।
नासिर मिर्जा की अम्मी जिस पानी में पट्टियां भिगो भिगो कर साहिल उमर को दे रही थीं, वो प्याला साइड टेबल पर रखा था। साहिल उमर ने चाकू उठाकर पानी में डाला और भीगा हुआ चाकू निशानात पर फेरते ही वो फौरन मादूम होने लगे। तब साहिल उमर ने जल्दी जल्दी इस अमल को दूसरे निशानात पर दोहराना शुरू किया। इस तरह उसने मिनटों और सेकंडों में पूरे बाजू पर बने पंजे के निशानात को मिटा दिया। एक बाजू को छोड़कर अभी साहिल उमर दूसरे बाजू पर भीगा चाकू फेर रहा था कि पहले बाजू पर फिर से वो निशानात उभरने लगे। बस फिर यही होता रहा कि वो जल्दी जल्दी चाकू के जरिए उन खरोंचों को मिटाता और फिर वो कुछ देर के बाद उसी जगह नमूदार हो जाते। साहिल उमर रात के 12:30 बजे तक नासिर मिर्जा के घर रहा। जब तक वो रहा यही तमाशा चलता रहा। नासिर की अम्मी ने साहिल उमर को जबरदस्ती अपने घर भेज दिया कि खासी रात हो चुकी थी। फिर उन्होंने खुद उस चाकू को संभाल लिया। हाफिज मूसा अपनी लाठी दोनों हाथों से थामे उसमें बनी आंख पर अपनी बेनूर आंखें रखे बैठे थे। साहिल उमर पाइती की तरफ बैठा उन्हें बगौर देख रहा था। वो नासिर मिर्जा के बारे में सब कुछ तफसील से बता चुका था। चंद मिनट्स के बाद हाफिज मूसा ने अपनी आंख लाठी से हटाई और फिर गर्दन उठाए अपनी बेनूर आंखों से आसमान की तरफ देखते रहे। फिर गोया हुए। इस मर्तबा सिफली वाली ने बड़ा पक्का काम किया है। नासिर मिर्जा की जिंदगी शदीद खतरे में है। उसके बचने के इम्कानात बराए नाम हैं। हाफिज मूसा की जबान से ऐसी मायूस कुन बात सुनकर साहिल उमर के छक्के छूट गए। नासिर मिर्जा उसका बहुत प्यारा दोस्त था। उसकी जुदाई के तसव्वुर से ही उसकी रूह कांप उठती थी। हाफिज साहब, ऐसा ना कहें। आखिर इस जादू का कोई तोड़ तो होगा। मुझे बताएं, अगर मेरे करने का कोई अमल है तो मैं कर गुजरूंगा। अगर आपके करने का कोई काम है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इन शैतानों के बीच हमें तन्हा न छोड़ें। साहिल उमर ने बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त की। हाफिज मूसा कुछ न बोले। सर झुकाकर लाठी पेशानी से निकाली, जैसे मुराकबे में चले गए हों। कुछ देर के बाद उन्होंने सर उठाया और बोले, अब जाओ, शाम को 4 बजे मेरे पास आना। अल्लाह अपना फजल करेगा। हाफिज मूसा की बात सुनकर एक आस बंधी, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। बहुत बेहतर, साहिल उमर ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा और उनके घर से चला आया। वर्षा अभी किचन में जाने का सोच ही रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और बरखा अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। अगर बरखा के होंठों पर मुस्कुराहट ना भी होती तब भी वर्षा उसके हाथों में नाश्ते की ट्रे देखकर अंदाजा लगा लेती कि उसकी माँ आज बहुत खुश है। आज मेरी मम्मी बहुत खुश नजर आ रही हैं। खैर तो है, वर्षा ने अपनी माँ को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। उसने उसके हाथ से ट्रे लेकर बेड पर रख दी। हाँ मेरी जान, आज मैं बहुत खुश हूं। नासिर मिर्जा को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। वो बेड पर बैठते हुए बोली। क्या वो मर गया? वर्षा ने पूछा। मरा तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी मौत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसकी मौत यकीनी है। बस चंद घंटों का मामला है, बरखा ने बहुत खुश होकर बताया। इसके बाद साहिल उमर का नंबर है। वर्षा, आज की रात बहुत अहम है। ये फैसले की रात है। नाश्ते के बाद मैं मंत्र वाले कमरे में चली जाऊंगी। आज रात ठीक 12 बजे मेरा अमल पूरा हो जाएगा। अमल पूरा होते ही उस महान जादूगर राइन की खोपड़ी हरकत में आ जाएगी। 12:05 पर साहिल उमर जहां भी होगा, मेरे उस वार से बच नहीं सकेगा। मैं उसके अंदर आग लगा दूंगी। वो अपने कपड़े फाड़कर घर से बाहर निकल आएगा। उसका दिमाग उलट जाएगा। उसकी आंखों से हर पहचान मिट जाएगी। उसके दिमाग से हर याद मिट जाएगी। बस एक आग होगी जो उसके बदन में लगी होगी। वो सड़कों पर बेलिबास चीखता फिरेगा। वो यहां भी आएगा। मैं और तुम उसका तमाशा देखेंगे। 13 दिन तक उसकी यही हालत रहेगी। फिर 13वें दिन वो समंदर की तरफ रुख करेगा। उसके अंदर की आग को सिर्फ समंदर बुझा सकेगा। और जब वो समंदर में दूर तक चला जाएगा तो समंदर की एक बड़ी लहर उसे अपने साथ बहा ले जाएगी। उसके अंदर की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी का चिराग भी बुझ जाएगा। ये कहकर वो जोर से हंसी और हंसती चली गई। वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। मम्मी चाय पियो, वर्षा ने उसकी तरफ चाय से भरा कप बढ़ाते हुए कहा। ला, बरखा ने अपना हाथ बढ़ाया। चाय पिला, शराब पिला या खून पिला, जो तेरी मर्जी में आए पिला। आज मैं बहुत खुश हूं। और हां, अचानक बरखा को कुछ याद आया।
वर्षा ने उसे सवालिया नजरों से देखा। जी मम्मी, जरा मेरा ख्याल रखना, दरवाजा खुला होगा, इधर का चक्कर लगाती रहना, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, बरखा ने हिदायत की। अच्छा मम्मी, ठीक है, वर्षा ने फर्माबरदारी से कहा। फिर जब बरखा नाश्ते के खाली बर्तन लेकर चली गई तो वर्षा के दिल को जैसे किसी ने जकड़ लिया। उसके दिल पर उदासी के बादल छा गए। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर लेटने के लिए वापस पलटी तो उसने बेड पर अपने नाना कालिदास को बैठे देखा। वो बड़ी मोहब्बत से उसे देख रहा था। कालिदास मुतअद्दिद बार उसके सामने जाहिर हो चुका था, उससे बातें कर चुका था, उसे बहुत कुछ समझा चुका था। नाना, ये क्या हो रहा है? वो परेशान होकर बोली। उसने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ये अमल बहुत खतरनाक है, उसका कोई तोड़ नहीं। कालिदास ने उसे मजीद मायूस कर दिया। नाना, वो साहिल उमर को मार देगी। तो मार दे, तुझे क्या परेशानी है? नाना, आप नहीं जानते मैं साहिल उमर से मोहब्बत करती हूं। मैं उसे नहीं मरने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। वर्षा की आंखों से आंसू बहने निकले। ओह, बिलाखिर तू भी बरखा ही निकली। कालिदास ने उसे गौसीली निगाहों से देखा। हाँ नाना, आप मुझे बरखा ही समझ लें, वर्षा ने बड़े एतमाद से कहा। उसने कालिदास के गुस्से की परवाह न की। बरखा बहुत कुछ जानती थी, उसे मैंने अपना सारा फन सिखा दिया था। कालिदास ने गर्दन अकड़ा कर कहा। वो शेर की खाला है, मगर तू नहीं जानती, मैंने एक दाव बचा कर रखा है। कालिदास ने उसे वरगलाया। नाना, फिर तुम किस मरज की दवा हो? मुझे वो आखिरी दाव बता दो, वर्षा ने खुशामदी लहजे में कहा। बता दूंगा, परेशान मत हो, तुझे बहुत कुछ सिखा दूंगा। आखिर मैं तेरे पास आया किस लिए हूं? मेरी रूह इंतकाम की आग में जल रही है। यही वो मौका है जब मैं उस खुद गरज कमीनी औलाद से बदला ले सकता हूं। चल मेरी बच्ची, शुरू हो जा। टक धम धम, धम धम टक। वर्षा उस वक्त शलवार कमीज में थी, दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था। उसने दुपट्टा गले से खींचा और कमर के गिर्द बांधकर शुरू हो गई। टक धम धम, धम धम टक। 4 बजे जब वो हाफिज मूसा के घर पहुंचा तो वो उसके मुंतजिर थे। उसकी आहट सुनते ही बोले, अब क्या हाल है नासिर मिर्जा का? उसे किसी करवट चैन नहीं, जिस्म पर जगह जगह नाखूनों के निशान बन रहे हैं। अलबत्ता वो रोशनदान की तरफ देखकर डरता नहीं। साहिल उमर ने उसकी कैफियत बयान की। मैं इस तरह के मसाइल में आज तक नहीं उलझा। मैं एक गोशा नशीन इंसान हूं, मुझे इस तरह की फजूलियात से क्या सरोकार। बहरहाल मैंने तुम्हें 4 बजे आने को कह दिया था और तुम ठीक वक्त पर पहुंच भी गए हो, तो मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, गौर से सुन लो। तुम नासिर मिर्जा के घर जाकर उसका बिस्तर अच्छी तरह छड़वाना। जब बिस्तर झाड़ा जाए तो तुम्हें बिस्तर में से एक बांस का कटा हुआ पंजा मिलेगा, उसे उठाकर छत पर ले जाना। ये कहकर उन्होंने तवक्कुफ किया और अपना रुख बाएं जानिब मोड़ा। साहिल उमर ने देखा कि पलंग पर सूखे पत्तों का एक ढेर है। फिर उन्होंने उस ढेर की तरफ इशारा करके कहा, ये सूखे पत्ते अपनी जेबों में भर लो। जब तुम छत पर जाओ तो इन पत्तों को छत के कोने में इकट्ठा कर देना। ऊपर अपने साथ माचिस लेकर जाना और अकेले जाना, और नीचे सब लोगों को मना करके आना कि जब तक तुम ऊपर हो कोई ऊपर आने की कोशिश ना करे। जी ठीक है, साहिल उमर ने जवाब दिया। उस सिफली वाली ने बड़ा खतरनाक अमल किया है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी। बहरहाल उस पर अल्लाह का फजल हो गया है। जब तुम ऊपर पहुंचो तो तुम्हें पानी की टंकी दिखाई देगी, उस पर चढ़ जाना। फिर वहां तुम्हें फसाद की जड़ दिखाई देगी, उसे वहां से उठाकर नीचे ले आना। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनो, जरा सी गलती तुम्हें मुश्किल में फंसा सकती है। ये कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने लाठी में बनी आंख से अपनी बेनूर आंख लगा ली और उसे समझाना शुरू किया। साहिल उमर गाड़ी बहुत तेजी से भगा रहा था। उसे नासिर मिर्जा के घर पहुंचने की जल्दी थी। हाफिज मूसा ने उसे जो कुछ बताया, जो कुछ समझाया और जो कुछ पढ़ने को कहा था, वो बार बार उसे दोहरा रहा था। वो हाफिज मूसा का बहुत मशकूर था कि उन्होंने बड़े आड़े वक्त में उसकी मदद की थी। बरखा ने नासिर मिर्जा को मारने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी।
कोई बड़े से बड़ा आमिल भी इस शहर का तोड़ नहीं कर सकता था। वो तो हाफिज मूसा की नजरे कर्म हो गई, वरना नासिर मिर्जा गया था काम से। हाफिज मूसा जैसे दरवेश इंसान को जादू टोने और अमलियात से क्या वास्ता। अगर वो इन चक्रों में पड़ जाते तो फिर उन्हें कौन गोशा नशीन रहने देता। अलबत्ता साहिल उमर पर वो खास मेहरबान थे। उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, वरना बरखा, चित्रू, भेल और राहीन जैसे शैतान सिफत लोग उसे कब का चट कर जाते। हाफिज मूसा क्योंकि अल्लाह लोग थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि साहिल उमर तागूती ताकतों के फरेब में आ जाए। वो उस पर काबिज हो जाएं और उसके जरिए अपनी कुव्वत बढ़ाकर इंसानों को ईजा रसानी का मजीद सामान बन जाएं। साहिल उमर नासिर मिर्जा के घर पहुंचा तो सब लोग उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। नासिर मिर्जा की वही कैफियत थी। वो जैसे बिस्तर के बजाय कांटों पर लौट रहा था। उसे किसी करवट चैन न था। उसके जिस्म पर रह रहकर खरोंचे बन रहे थे। साहिल उमर ने नासिर मिर्जा के कमरे से सबको निकल जाने को कहा। जब नासिर मिर्जा का छोटा भाई जाकिर जाने लगा तो उसने उसे रोक लिया। जाकिर, तुम ठहरो। कमरा खाली हो गया तो साहिल उमर ने दरवाजा बंद करने को कहा। जाकिर ने दरवाजा बंद कर दिया। नासिर मिर्जा साहिल उमर को सवालिया नजरों से देख रहा था। वो उससे पूछना चाह रहा था कि हाफिज मूसा ने उसके बारे में क्या कहा, लेकिन साहिल उमर अपने काम में लगा हुआ था। वो उससे सवाल न कर पाया। साहिल ने जेब में से एक नीम का सूखा पत्ता निकालकर पानी से भरे गिलास में डाल दिया। फिर उसने हाफिज मूसा की हिदायत के मुताबिक उस पर कुछ पढ़ा और गिलास नासिर मिर्जा के मुंह से लगा दिया। नासिर मिर्जा ने गट गट करके सारा पानी पी लिया। पत्ता गिलास में रह गया। पानी पीते ही जिस्म में एक ठंडक का एहसास पैदा हुआ। उसके चेहरे पर एक सुकून का एहसास नुमाया हुआ। नासिर मिर्जा, तुम बेड छोड़कर इधर कुर्सी पर आ जाओ। साहिल उमर ने बेड के नजदीक एक कुर्सी रखते हुए कहा। नासिर मिर्जा ने फौरन ही उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और फिर वो सहारा लेकर उस पर बैठ गया। 24 घंटे में उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। उसके चेहरे पर सर्दी थी और हाथों में लर्जिश आ गई थी। कमजोर इतना हो गया था कि बगैर सहारे के उठना मुश्किल था। जाकिर, ये बिस्तर अच्छी तरह झाड़ना है। साहिल उमर ने जाकिर की तरफ देखा। ऐसा करो कि इस बिस्तर की हर चीज उठाकर दोबारा बिछाओ। जी अच्छा। जाकिर ने साहिल उमर की हिदायत के मुताबिक फौरन ही अमल शुरू कर दिया। फिर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तकिए से गिलाफ उतारते ही मतलूबा चीज सामने आ गई। वो किसी खूंखार परिंदे का कटा हुआ पंजा था। उस पंजे को देखते ही साहिल उमर की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे फौरन बिस्तर से उठा लिया और उसे अपनी आंखों के सामने करके गौर से देखने लगा। साहिल, ये क्या है? नासिर मिर्जा ने पुरतजस्सुस नजरों से देखा। ये वो चीज है जिसने तुम्हारे पूरे जिस्म पर खरोंचे बना दिए थे, साहिल उमर ने कहा। अब मैं छत पर जा रहा हूं। मुझे एक माचिस दे दो। और देखो जाकिर, मैं जब तक छत पर रहूं ऊपर कोई ना आए। नासिर मिर्जा, तुम भी नहीं। ऊपर क्या है? नासिर मिर्जा ने पूछा। ऊपर फसाद की जड़ है। उसे नीस तो नाबूद कराऊं, फिर आकर पूरी तफसील बताऊंगा, साहिल उमर ने कहा। फिर उसने उस पंजे को कोट की जेब में डाला और माचिस हाथ में लेकर जीना चढ़ने लगा। जीना चढ़ते हुए यकलख्त उसके दिल की धड़कन तेज हुई। एक खौफ की सी लहर उसके पूरे जिस्म से गुजर गई। वो एक खुली हुई छत थी। पानी की टंकी के अलावा छत पर कुछ और नहीं बना था। ये छत 5 फीट बुलंद और 4 दीवारी से घिरी हुई थी। पानी की टंकी थोड़ी सी ऊंचाई पर बनी थी, लेकिन इतनी ऊंची न थी कि उस पर चढ़ा न जा सके। टंकी पर चढ़ने से पहले उसने अपने कोट और पैंट की जेबों में ठुसे हुए सूखे पत्ते निकालकर एक कोने में जमा किए। उन पत्तों के ढेर पर बाज का पंजा रखा और फिर वो टंकी पर चढ़ गया। सामने ही फसाद की जड़ मौजूद थी। वो एक मर्दाना मोमी मुजस्समा था। 7-8 इंच लंबा रहा होगा। उसने हाफिज मूसा की हिदायत पर अमल करते हुए उस पर 3 बार पढ़कर कुछ फूंका और फिर उस मुजस्मे को नीचे उतार लाया। उस मुजस्मे को हाथ में लेते ही उसके दिल की धड़कन एक मर्तबा फिर तेज हो गई। उसने उस मोमी मुजस्मे को गौर से देखा। उस मुजस्मे के सर और बाएं जानिब सीने में 2 सुइयां घुसी हुई थीं। साहिल उमर ने कुछ पढ़ते हुए उन सुइयों को उस मोमी मुजस्मे से निकाला। सुइयां निकालते ही एक दिलखराश नस्वानी चीख गूंजी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ही नजदीक ही चीखा हो। साहिल उमर ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास कुछ न था। फिर साहिल उमर उस मोमी मुजस्मे को लेकर उस कोने की तरफ बढ़ा
जहां सूखे पत्ते ढेर थे। उसने उन सूखे पत्तों में से कुछ पत्ते अलग कर लिए और उस मोमी मुजस्मे के साथ रख दिए। फिर उसने माचिस से 3 तीलियां निकाली, उन पर कुछ पड़कर फूंका और एक तीली सुलगाकर पत्तों में आग लगा दी। उसके बाद उसने बाकी तीलियां भी जलाकर मुख्तलिफ जावियों से पत्तों पर रख दी। आग बहुत तेजी से भड़क उठी। आग भड़कते ही फिर नस्वानी चीख की आवाज आई और वो मोमी मुजस्मा पत्तों पर उठकर खड़ा हो गया। ये मंजर देखकर साहिल उमर एकदम पीछे हटा। उसे शुबा हुआ कि कहीं वो मोमी मुजस्मा उस पर उछल कर ना आ गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुजस्मा उठते ही एकदम पिघल गया। अब साहिल उमर ने जो सूखे पत्ते एक तरफ बचा कर रखे थे, उनमें से 2-2 पत्ते उठाकर जलती आग पर डालने शुरू किए। पत्ता फेंकने से पहले कुछ पड़ता, फिर उसे आग में झोंक कर मजीद कुछ पड़ता। उस मोमी मुजस्मे से शदीद बदबू आ रही थी। बदबू इतनी शदीद थी कि साहिल उमर को अपनी जेब से रुमाल निकालकर नाक पर बांधना पड़ा। बहरहाल उसने उस मोमी मुजस्मे और उस बाज के पंजे को अच्छी तरह जला दिया। फिर वो नीचे जाकर एक प्लास्टिक का लोटा लाया। लोटा लाते हुए जाकिर से कह आया कि घर के पीछे किसी क्यारी में इतना बड़ा गड्ढा खोदे कि उसमें प्लास्टिक का लोटा समा जाए। छत पर आकर उसने बड़ी एहतियात से उसमें जली राख भरी, उस लोटे के मुंह पर काला कपड़ा बांधा और जाकिर के खोदे हुए गड्ढे में उसे रखकर पढ़ पढ़कर मुट्ठियों से मिट्टी डालना शुरू की, यहां तक कि वो गड्ढा पुर हो गया। साहिल उमर ने खुरपी के जरिए जमीन हमवार करके उस पर पड़ा हुआ पानी छिड़क दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर काम हाफिज मूसा की ऐन हिदायत के मुताबिक हो गया था। जब वो उस मोमी मुजस्मे का क्रिया कर्म करके नासिर मिर्जा के कमरे में पहुंचा तो वहां पूरा घर इकट्ठा था। नासिर मिर्जा के बड़े भाई भी आ चुके थे, जिनकी बेटी को बरखा ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। सब उसकी आमद के मुंतजिर थे। साहिल उमर बड़े इत्मीनान से चलता हुआ अंदर आया। उसने नासिर मिर्जा के चेहरे को बगौर देखा और मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, उसने बेड से उठते हुए कहा। लेटे रहो, साहिल उमर ने कहा। फिर पूछा, अब जिस्म पर नाखून के निशानात तो नहीं बन रहे? नहीं, नासिर मिर्जा ने खुश होकर कहा। न सिर्फ निशान नहीं बन रहे बल्कि वो निशान भी गायब हो गए। साहिल उमर, कुछ तो बताओ, ऊपर क्या था? इस बार नासिर मिर्जा की अम्मी मुखातिब हुई। बस अम्मी, जो भी था उसे भूल जाएं, मैं उसे दफन कराया हूं। बस यूं समझ लें अम्मी कि आपके बेटे को दूसरी जिंदगी मिली है, वरना उस खबीस ने तो मारने की कोई कसर ना छोड़ी थी। साहिल उमर ने गुस्से में कहा, वो कमबख्त मरती भी तो नहीं, आखिर उसे कौन मारेगा? अम्मी ने गुस्से और दुख के आलम में कहा, अम्मी, उसे उसके आमाल मारेंगे। अब जुल्म हद से गुजरने लगा है। आप जानती हैं कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, साहिल उमर ने बड़ी संजीदगी से कहा। फिर उसने कमरे से बच्चों को निकालकर छत पर होने वाली कार्रवाई की तफसील बयान की। मोमी मुजस्मे के बारे में सुनकर सब हैरान रह गए। रक्स से सहर जारी था। वर्षा को जुनूनी कैफियत में रक्स करते हुए 1 घंटा हो गया था। वो रक्स के साथ एक खास अंदाज में पैर मारती और मुंह से कोई अजीब सा लफ्ज निकालती थी। यही वो लफ्ज था जो कालिदास ने उसे बताया था। ये लफ्ज सहर की कुंजी था, जिसके जरिए वहशत का ताला खुलता था। रक्स करते करते उसके हाथ की उंगली काली होने लगी और देखते ही देखते ये स्याही पूरे जिस्म पर फैल गई। गोरी चिट्टी वर्षा एकदम काली भुजंग हो गई थी, आंखों में आग भर गई थी, सूरत इंतहाई मकरू हो गई थी, 1 फुट लंबी जबान बाहर निकल आई थी। फिर कमरे के हर कोने से बिच्छुओं ने बरामद होना शुरू किया और चंद लम्हों में इतने बिच्छू कमरे में भर गए कि कमरे के फर्श पर तिल धरने की जगह न रही। वर्षा अब भी महवे रक्स थी, जो जुनून की हदों को छू रहा था। बिच्छू उसके पैरों में आ रहे थे, लेकिन दब कोई नहीं रहा था, मर कोई नहीं रहा था। चंदमों के बाद एक मकरू आवाज गूंजी, अब बस कर। इस हुक्म को सुनते ही वर्षा एकदम पत्थर की हो गई। कुछ देर वो इसी तरह साकित खड़ी रही। इतनी देर में सारे बिच्छू कहीं गायब हो गए। कालिदास ने जो उसे सिखाया था वो उस पर हर्फ बा हर्फ अमल कर रही थी। रक्स बंद करने का हुक्म हो चुका था, बिच्छू गायब हो चुके थे। अब वक्त था खून से प्याला भरने का। वो फौरन आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपनी कमीज के पीछे से जिप खोली। पीठ पर बना बिच्छू नुमाया हो गया। उस काली जिल पर अब वो सफेद नजर आ रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई सिरिंज उठाकर उसकी सुई बिच्छू की मुंह पर रखी गई तो उसने जल्दी जल्दी सिरिंज भरकर खून प्याले में जमा करना शुरू किया।
یہاں تک کہ پیالہ خون سے لبالب بھر گیا۔ اس نے اپنی قمیض کی زپ بند کی اور اس خون سے بھرے پیالے کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جان لیوا آخری منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے منتر پڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے اس کی رنگت تبدیل ہوتی جاتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اپنی اصل حالت میں لوٹتے ہی اس پر سرشاری سی چھا گئی۔ وہ کھل اٹھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے نانا نے جو بتایا تھا، جو سکھایا تھا، اس پر عمل کر کے اس نے اپنی منزل پالی تھی۔ اس نے زمین سے خون سے بھرا پیالہ اٹھایا اور آئینے کے سامنے خود کو دیکھا اور بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی جہاں برکھا عمل میں مصروف تھی۔ ورشا نے خون سے بھرا پیالہ برآمدے میں ایک طرف رکھ دیا اور پھر بہت آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ برکھا کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ کمرے کے درمیان میں آسن جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے دائرے میں 7 دیے جل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان رائن کی کھوپڑی رکھی تھی۔ برکھا بہت زور زور سے کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ ورشا چاہتی تو خاموشی سے اس کے سر پر پہنچ سکتی تھی، لیکن کالی داس نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ منتر والے کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ فیصلے کی رات تھی۔ ورشا کو فکر تھی کہ کہیں برکھا کا عمل پورا نہ ہو جائے۔ جو کرنا ہے عمل پورا ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ برکھا کو کمرے سے کیسے نکالے۔ وہ اندر جا نہیں سکتی تھی اور برکھا عمل پورا ہونے سے پہلے کمرے سے نکلے گی نہیں۔ وہ برآمدے میں کھڑی سوچتی رہی۔ اندھیری رات تھی۔ پورے بنگلے پر خوفناک وحشت چھائی ہوئی تھی۔ کتوں کے رونے کی آواز نے ماحول کو اور بھیانک بنا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک ایک خیال اس کے دل میں جگمگایا۔ یہ خیال ایسا تھا کہ وہ ایک دم سرشار ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خیال اس کے دماغ میں کیسے آیا، لیکن یہ خیال بڑا زبردست تھا۔ اس نے ایک عزم، ایک حوصلے کے ساتھ خون سے بھرا پیالہ اٹھایا اور دروازے کے ساتھ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اس نے بڑی خوفزدہ آواز میں کہا، ممی وہ حافظ موسیٰ ہمارے بنگلے میں آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساحل عمر اور ناصر مرزا بھی ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی، ہیں؟ وہ گھبرا کر اٹھی۔ حافظ موسیٰ، ساحل عمر اور ناصر مرزا کے نام سن کر اس کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سب سے زیادہ گھبراہٹ تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر ہوئی تھی۔ وہ کیسے آ گیا؟ وہ وحشت زدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ بس اتنی مہلت ورشا کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر ورشا کی طرف دیکھتی، ورشا نے بجلی کی سی صورت سے خون سے بھرا پیالہ اس کے سر پر الٹ دیا اور خود بہت تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اوہ کمینی، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ غصے سے چیخی، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ خون میں نہا گئی تھی۔ سر پر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس خون نے کسی خطرناک تیزاب کی طرح کام دکھایا۔ خون پڑتے ہی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ جہاں جہاں خون پڑا وہاں کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ آدھی دروازے میں تھی اور آدھی دروازے کے باہر تھی۔ ورشا نے اس کے گرتے ہی خوشی سے قہقہا لگایا، جاؤ ممی جاؤ، تم نے اپنے باپ کو مارا، پھر اپنے شوہر کو مارا، اور اب میرے ساحل کو مارنے چلی تھیں۔ ممی وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، میں اسے کیسے مرنے دیتی؟ پھر اچانک جانے کیسے جاپ والے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے لپکتے ہوئے برکھا کی طرف بڑھے۔ وہ تو ویسے ہی جل بسی تھی۔ جو رہا سہا تھا وہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس منتر والے کمرے کے ساتھ اور کئی کمرے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس آگ کو دیکھ کر ورشا کے قہقہے گونجتے رہے۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ جانے یہ کیسی آگ تھی کہ فائر بریگیڈ والے بھی اسے نہ بجھا سکے۔ وہ جتنا پانی ڈالتے اتنے شعلے مزید اونچے ہو جاتے۔ تب انہوں نے تھک کر پانی ڈالنا بند کر دیا۔ بالآخر یہ آگ خود ہی بجھ گئی، لیکن آدھا بنگلہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ پہلے اس بنگلے پر کیا کم وحشت برستی تھی کہ آج چلے بنگلے نے اس وحشت کو دوبالا کر دیا۔ اب یہ بنگلہ بھوتوں کا، بدروحوں کا مسکن لگتا تھا۔ لوگ اس بنگلے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن ورشا اب بھی اسی بنگلے میں رہتی تھی۔ وہ اس بنگلے میں گھومتی ہوئی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ وہ واقعی بھٹک گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، جینے کا مزہ آنے لگا تھا، ورنہ ساحل عمر کی زندگی میں پہ در پہ پریشانیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔
बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में हादसात ही हादसात रहे थे। बरखा की मौत के बाद उसकी जिंदगी में इस्तेहकाम आया, सुकून मैसर आया, तो अम्मा ने रख्ते सफर बांध लिया। अम्मा की मौत साहिल उमर के लिए किसी सानिया से कम ना थी। उन्हें शायद अपनी मौत का एहसास हो गया था। जाने से पहले उन्होंने अपनी अलमारी खाली कर दी थी। अपने बेशतर कपड़े मर्जीना के हवाले कर दिए थे। जो नकद रकम उनके पास जमा थी वो उन्होंने अजरा के हवाले कर दी थी। कई दिन से उनके ख्वाब में वालिदैन नजर आ रहे थे। कभी अम्मा दिखाई देती तो कभी वालिद नजर आते। वो दोनों को खुश देखती। उन्हें अपनी वालदा घर की सफाई करती नजर आती तो वालिद घर में सौदा सलफ लाते हुए दिखाई देते। उन दोनों को देखकर ये एहसास होता कि वो किसी मेहमान के मुंतजिर हो, जैसे उनके घर में कोई मेहमान आ रहा हो। अम्मा को जब से उनके वालिदैन ख्वाब में दिखाई दिए थे तब से उनकी याद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो अजरा से अपने बचपन और जवानी की बातें करने बैठ जाती। फिर इंतकाल से चंद घंटे कबल अम्मा ने आवाज़ देकर साहिल उमर को अपने कमरे में बुलाया। वो अपने बेड पर बैठी थीं। एक लम्हे को वो उन्हें देखकर परेशान हुआ। उसने घबरा कर पूछा, अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अम्मा मुझे तो गड़बड़ दिखाई दे रही है, वो उनके करीब बैठता हुआ बोला। अम्मा ने पहले उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसे तकती रहीं, फिर उसकी पेशानी चूम ली। साहिल उमर ने उनकी आंखों में आंसू भरे देखे। वो उनकी बदलती हुई कैफियत को खुसूसी तौर पर नोट कर रहा था। अम्मा क्या हुआ? साहिल उमर अजब कश्मकश में था। उसने अम्मा की ऐसी हालत कभी ना देखी थी। आपको किसी ने कुछ कहा है? अजरा ने गुस्ताखी की है या मर्जीना आपके मुंह को आई है, या फिर मुझसे नादानिस्तगी में कोई कसूर हुआ है? अरे भैया, कैसी बातें करते हो? मैं तो फरिश्तों के दरमियान रह रही हूं। मैंने इस वक्त तुम्हें कुछ बातें करने के लिए बुलाया है। बेटा, बात यह है कि मेरे पास अब वक्त कम है। नहीं साहिल, अब तुम बीच में मत बोलना। मेरी बात सुन लो। मैं चंद घड़ी की मेहमान हूं। मैं जो कुछ महसूस कर रही हूं वो बता नहीं सकती। जो बता सकती हूं वो कह देती हूं। बेटा, तुम्हारी अम्मी एक फरिश्ता औरत थी। उसने एक ऐसी अनजान औरत को सहारा दिया जो सड़क पर बैठी रो रही थी। बेटा, जब मैं अपने शौहर के घर से निकली थी तो अहद किया था कि अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। साहिल, फिर मैंने जिंदगी भर पलट कर नहीं देखा कि मेरा शौहर किस हाल में है। जब तुम्हारी अम्मी ने मुझे सहारा दिया तो उस वक्त मैंने अपने दिल में एक और अहद किया कि इस घर से अब मर कर निकलूंगी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये अहद भी पूरा हुआ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अपनी अम्मी से भी बढ़कर एहतराम दिया। तुमने मुझे कभी इस घर की मुलाजमा नहीं समझा। तुमने मुझे अपनी माँ जैसा समझा। मैंने इस घर में एक मुतमईन जिंदगी गुजारी है। लेकिन बेटा, मैं इंसान हूं। मुझसे कभी कोई कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मेरे बेटे मुझे मुआफ कर देना। बस बेटा, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। अरे अम्मा, ये आप क्या फजूल बातें ले बैठी? मरने जीने की बातें करके मुझे डराए नहीं। अम्मा, आप चली जाएंगी तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? वो किसको दादी कहेंगे? साहिल उमर उनका हाथ थाम कर बोला। उसकी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उनके चेहरे का रंग बदला और वो बेख्तियार सिसक कर रो पड़ी। साहिल उमर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया। साहिल उमर से बात करने के बाद उन्होंने पूरे घर का एक चक्कर लगाया। कुछ देर अजरा से इधर उधर की बातें की। उसे हमेशा साहिल उमर का ख्याल रखने की तलकीन की। फिर मर्जीना से गपशप लगाई और फिर सो गईं। असर के वक्त उठी, नमाज पढ़ने खड़ी हुईं, सजदे में गईं तो फिर सर ऊपर ना उठ सका। ये सजदा उनकी जिंदगी का आखिरी सजदा साबित हुआ। अम्मा की मौत साहिल उमर के लिए किसी सानिया से कम ना थी। उसने उन्हें बचपन से देखा था। वो उनका आदी हो गया था। उनकी याद उसके दिल से निकलना आसान ना थी। अभी अम्मा का गम उसके दिल से पूरी तरह निकला न था कि उसकी जिंदगी में एक और सानेहा रोनमा हुआ, और ये सानेहा बड़ा जानलेवा था। अजरा जब से साहिल उमर के साथ आई थी बेइंतहा खुश थी। बस बीच में बरखा ने कुछ हालात खराब कर दिए थे। वो उदास रहने लगी थी। लेकिन जब बरखा जहन्नुम रसीद हुई थी, अजरा के दिल की कली फिर से खिल उठी थी। वो रोज ही शाम को कहीं घूमने निकल जाते थे, कभी समंदर पर, कभी किसी रेस्तोरां में,
کبھی فلم دیکھنے تو کبھی کسی کے گھر۔ اس دن وہ سمندر کے کنارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہے تھے۔ عذرا کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑی تھی۔ وہ بار بار ہنس رہی تھی، قہقہے لگا رہی تھی، اور ساحل عمر اسے چونک چونک کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں بہت دور ایک خوف کی سی لہر اٹھ رہی تھی۔ عذرا، خیر تو ہے؟ آج تم کچھ ضرورت سے زیادہ خوش نہیں؟ بالآخر اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ ہاں ساحل، آج میں واقعی بہت خوش ہوں، ضرورت سے زیادہ خوش ہوں۔ میں بار بار سوچتی ہوں اور سوچ سوچ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ آخر اس خوشی کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ تم ہو وجہ ساحل، تم، میرے خواب تم۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے جس کے خواب دیکھے اسے پا لیا۔ ساحل، ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا؟ اپنا آئیڈیل آج تک کون پا سکا ہے بھلا؟ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ تمہیں دیکھا اور تمہیں پا لیا۔ بس اس وجہ سے خوش ہو؟ یہ خوشی تو اب پرانی ہو گئی۔ ہاں ساحل، میں بس اسی وجہ سے خوش ہوں۔ میرے لیے یہ خوشی کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ تم کیا جانو ساحل، میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پایا ہے۔ وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ عذرا، جانے کیا بات ہے کہ میں تمہیں جب بھی بہت زیادہ خوش دیکھتا ہوں تو میرے اندر کہیں دور ایک خوف کی سی لہر اٹھنے لگتی ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں، شاید اس لیے کہ مجھے خوشی کبھی راس نہیں آتی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے اماں کتنی خوش تھیں۔ انہیں خوش دیکھ کر میرا دل بھی بہت خوش تھا۔ دیکھ لو، وہ چل بسیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والدین ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے تھے۔ اس دن وہ کتنے خوش تھے۔ وہ پھر گھر نہ لوٹے، ان کی لاشیں آئیں۔ عذرا، اسی لیے میں اب خوشی سے ڈرنے لگا ہوں۔ بدھو، عذرا نے اس کی طرف دیکھ کر اتنے پیار سے کہا کہ ساحل عمر مسکرائے بغیر بنا نہ رہ سکا۔ وہ بدھو تھا یا عقل مند، اس بات کا اسے اندازہ نہ ہو سکا، لیکن آنے والے وقت نے عذرا کے ساتھ عجب کھیل کھیلا۔ اس دن سمندر پر شاید وہ اس کے آخری قہقہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گرد مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسے امید نہ تھی کہ یہ وقت اس پر جلد آ جائے گا۔ وہ اس بات سے تو آگاہ تھی کہ ایسا ہوگا، یہ وقت اس پر آ کر رہے گا۔ جب وہ اپنی بستی سے رخصت ہوئی تھی تو اس کے باپ سمار ملوک نے اسے صاف صاف سمجھا دیا تھا۔ اسے بتا دیا تھا کہ ایک لمحہ وہ آئے گا جب وقت پتھر ہونے لگے گا، اور جب وقت پتھر ہونے لگے تو اسے کیا کرنا ہوگا یہ بھی سمجھا دیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں کچھ اور ہی ٹھان لی تھی۔ جب وقت نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو ایک دن اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر پڑی۔ اس کی انگلیوں کے تمام ناخن سفید پڑ چکے تھے۔ اپنے سفید ناخن دیکھ کر ایک دم اس کا دل کانپ اٹھا۔ وقت معلوم شروع ہو چکا تھا۔ وہ ناخنوں کو ساحل عمر سے چھپانے اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے ہر وقت نیل پالش لگانے لگی۔ چند ہفتے اور گزرے تو اس کی انگلی کی ایک پور پر سفیدی نمودار ہوئی، اور پھر یہ تیزی سے دوسری انگلیوں پر بھی دکھائی دینے لگی۔ چند دنوں کے اندر اس کی انگلیوں کی پہلی پوریں بالکل سفید ہو چکی تھیں۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی انگلیاں برس زدہ ہو گئی ہوں۔ ساحل عمر پریشان ہو کر اسے ایک ڈاکٹر کے پاس سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لیے گھومتا رہا۔ اس نے کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا ہسپتال نہ چھوڑا۔ اس کے مرض کی کوئی تشخیص نہ کر سکا، لیکن سارے ڈاکٹر اس بات پر متفق تھے کہ جلدی بیماری نہیں ہے۔ وہ عذرا کو لے کر حافظ موسیٰ کو دکھانے بھی پہنچا۔ ناصر مرزا اس کے ساتھ تھا، مگر بار بار گھر کی گھنٹی بجانے کے باوجود کسی نے گیٹ نہ کھولا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ پھر ناصر مرزا نے اکیلے بھی حافظ موسیٰ کے گھر کے کئی چکر لگائے، لیکن گھر کا کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے سوچا ممکن ہے کال بیل خراب ہو۔ یہ سوچ کر زور زور سے گیٹ بجایا، مگر باہر کوئی نہ آیا۔ پاس پڑوس سے معلوم کیا تو وہ لوگ بھی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت تیزی سے کروٹ لے رہا تھا۔ اب عذرا کا پورا ہاتھ سفید ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں دستانے پہننے شروع کر دیے تھے، لیکن پھر وہ ان دستانوں کو مستقل پہننے رکھنے کے لیے مجبور ہو گئی، اس لیے کہ اس کی انگلیاں جس نرم چیز کو بھی چھو لیتی وہ سخت ہو جاتی، پتھر بن جاتی۔ ساحل عمر کے لیے یہ دن بڑے عذابناک تھے۔ عذرا اب اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی سفیدی اب ہاتھوں تک محدود نہ رہی تھی۔ اس نے اب پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور یہ سفیدی بڑھتی ہی جاتی تھی۔
सूरत-ए-हाल रोज बरोज खराब होती जा रही थी। एक शाम जब वो सरतपा सफेद हो चुकी थी, उसने साहिल उमर से अजीब फरमाइश की। साहिल, मैं दुल्हन बनना चाहती हूं। साहिल उमर ने उसकी ये फरमाइश फौरी तौर पर पूरी कर दी। वो जोड़ा जो उसने शादी पर पहना था उसे पहना दिया गया। साहिल उमर ने उसे बहुत मोहब्बत से, बहुत तवज्जो से दुल्हन बनाया। एक लेडी ब्यूटिशियन को बुलाकर उसका मेकअप करवाया। कपड़े तब्दील करने से लेकर मेकअप होने तक उसने साहिल उमर को अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया। वो उसे एक टुक देखती रही, जैसे आखिरी बार देख रही हो। दोनों खामोश थे। दोनों के दिलों में तूफान उठ रहे थे। बहुत कुछ था कहने को, बहुत कुछ था सुनने को, मगर कोई नहीं बोल रहा था। लफ्ज जबान पर आकर जैसे धुआं बन जाते। बस दोनों के मुंह से एक आह निकलती थी। जब अजरा के जिस्म में झटके से लगने लगे, उसकी आंखें उन झटकों से बंद होने लगीं, तो अजरा ने साहिल से कहा, साहिल, अपने स्टूडियो का दरवाजा खोल दो, मैं वहां जाना चाहती हूं। दरवाजा खुला है, आओ। साहिल उमर ने सहारा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके स्टूडियो में पहुंचकर वो कमरे के बीच स्टूल डालकर बैठ गई और हत्तुल इम्कान मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी तस्वीर नहीं बनाओगे? अजरा की आवाज में एक अजीब दर्द था, जैसे उसने अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश की हो। हाँ, क्यों नहीं? साहिल उमर ने जल्दी से एक बोर्ड पर पिनों से कागज की शीट लगाई और उससे जरा फासले पर बैठकर उसे स्केच करने लगा। पेंसिल से कागज पर उसके नक्श उभारने लगा। वो बार बार उसे देखता जाता था और स्केच करता जाता था। जब उसकी सूरत कागज पर उभरने लगी तो अचानक उसे एहसास हुआ कि अजरा बहुत देर से साकित बैठी है। वो जरा सी भी नहीं हिली थी। तब उसने उसकी आंखों में देखा, फिर देखता रहा। वो उसे कई मिनट तक देखता रहा। अजरा उसकी तरफ देख रही थी। वो बगैर पल के झपकाए उसे देखे जा रही थी। वो बोर्ड और पेंसिल एक तरफ फेंकते हुए चीखा। उसकी चीख सुनने के बावजूद अजरा टस से मस ना हुई। उसकी खुली आंखों में कोई भी हरकत ना हुई। वो उसे साकित बैठी खुली आंखों से घूरती रही। वो बैठे बैठे पत्थर हो गई थी। अजरा ने साहिल के नाम एक खत लिखा था। यह खत उसने मर्जीना के हवाले करते हुए हिदायत की थी कि वो सुबह साहिल उमर को दे दे। साहिल उमर स्टूडियो में मौजूद था। वो पूरी रात यूं ही बैठा रहा था। वो बस एक टुक अजरा को देखे जाता था। तब मर्जीना ने धीरे से वो गुलाबी रंग का बंद लिफाफा साहिल उमर के सामने कर दिया। साहिल उमर ने लिफाफा चाक करके खत पढ़ा। लिखा था, मेरी जिंदगी, मेरे साहिल, मैं वक्त का खिलौना हूं। जिस तरह किसी बोलने वाली गुड़िया के सेल खत्म होने पर वो बोलना छोड़ देती है, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। यूं समझ लो कि मेरे जिस्म में लगे सेल भी अब खत्म हो गए हैं और मैं बेजान हो गई हूं। मेरे वालिदैन मुझे लेने आए थे। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ अपनी बस्ती में चली जाऊं और अपनी जिंदगी बचा लूं, लेकिन साहिल, मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी जिंदगी हार दी है, लेकिन ये खुशी मेरे लिए क्या कम है कि मैं हर वक्त तुम्हारे सामने रहूंगी। तुम मुझे देखोगे तो मुझे यूं महसूस होगा जैसे मैं तुम्हें देख रही हूं। मैं पत्थर बन गई हूं, लेकिन हूं तो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में। मैं तुम्हारा शाहकार हूं, एक अनोखा मुजस्समा। ऐसा अनोखा मुजस्समा किसी ने आज तक कहां तराशा होगा। खत पढ़ते पढ़ते उसके लफ्ज धुंधलाने लगे। फिर खत उसके हाथ से छूटकर अजरा के कदमों में जा गिरा। कई रोज से मुसलसल ऐसा हो रहा था। वो आती, बेल बजाती, मर्जीना दरवाजा खोलती तो वो आंखें उठाकर चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती, फिर बड़े कर्ब आमेज लहजे में कहती, प्यासी हूं, अच्छा ठहरो, मैं पानी लाती हूं। जब मर्जीना पानी से भरा गिलास लेकर दरवाजे पर जाती तो वो जा चुकी होती, और कभी ठहरी भी होती तो चंद लम्हे खाली निगाहों से गिलास को देखती और बगैर कुछ कहे एक तरफ को चल देती। मर्जीना उसे हैरत से देखती रह जाती। जब कई रोज तक ऐसा होता रहा तो मर्जीना ने उस अनोखी फकीनी के बारे में साहिल उमर को बताया और कहा, साहब जी, पहले तो वो कभी कभी आती थी, मगर अब तो वो कई दिन से रोज आ रही है। अच्छा, अब आए तो मुझे बताना, साहिल उमर ने उसे हिदायत की।
फिर अगले दिन घंटी बजी। मर्जीना दौड़ती हुई दरवाजे पर गई। वो दरवाजे पर मौजूद थी। उसने उसी कर्बनाक लहजे में कहा, मैं प्यासी हूं, पानी लाती हूं, तुम ठहरो, देखो चली मत जाना। मर्जीना ने उसे ताकीद की। घर में आकर मर्जीना ने साहिल उमर को बताया कि वो दरवाजे पर मौजूद है। मर्जीना ने साहिल उमर के हाथों में पानी से भरा गिलास दे दिया। साहिल उमर गिलास लेकर दरवाजे पर पहुंचा। काले कपड़े पहने एक औरत सर झुकाए खड़ी थी। उसके बाल बेतरतीब थे, जैसे महीनों से ना सवारे गए हों। काला लिबास सफेद हो रहा था, जैसे एक लंबे अरसे से न धोया गया हो। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। साहिल उमर ने उसे गौर से देखा तो अंदर ही अंदर लर्ज उठा। ये वो चेहरा था जिसे कोई एक बार देख लेता था तो फिर पल के झपकाना भूल जाता था, और अब उसे एक नजर देखना मुश्किल था। वो वर्षा थी। मेरे रांझन। उसके कानों में एक आवाज गूंजी। साहिल उमर को देखते ही वो चील की तरह झपटी। उसके दोनों हाथ पकड़कर गिलास को जरा सा टेढ़ा करके उसे अपने होंठों से लगा लिया। उसने बड़ी बेकरारी से पानी पिया। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों के दिए एकदम जगमगा उठे। वो उसे टिकटिकी बांधे देखती रही, जैसे अपनी आंखों में उसकी तस्वीर उतार लेना चाहती हो। फिर वो एक झटके से मुड़ी और सड़क पर दौड़ती चली गई। साहिल उमर ने देखा कि वो नंगे पांव थी। वो वर्षा को जाते हुए देखता रहा। अब इस वाकये को गुजरे 3 बरस गुजर चुके थे। अजरा का मुजस्मा उसके स्टूडियो में उसी जगह जूं का तू मौजूद है। वो आज भी उस मुजस्मे के सामने बैठा उसकी तस्वीर बनाता रहता है। लेकिन ये तस्वीर आज तक मुकम्मल नहीं हुई। तस्वीर मुकम्मल कैसे हो? वो अधूरी तस्वीर बोर्ड से उतारकर जो एक तरफ डाल देता था और नया कागज लगाकर फिर नए सिरे से तस्वीर बनाने लगता था। नासिर मिर्जा रोज शाम को उसके पास आता है। मसूद आफाकी भी आता रहता है, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से रोज नहीं आ पाता। वो दोनों उसे स्टूडियो से निकाल लाते हैं और जबरदस्ती बाहर भी ले जाते हैं। मर्जीना उसके घर में बदस्तूर मौजूद है।